बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर शो गपशप और मैं हूँ आपकी होस्ट उर्शिया हुसैन। और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त सना कादिर। और मैं हूँ आपकी होस्ट कायनात काज़मी। और मैं हूँ आपकी मेजबान अनम गौहर। यूनुस खान। हैशटैग स्कार्फ। सब छोड़े, बम फोड़े, बम ना फोड़े। आप ये पिक्चर्स देखें जी। वाह 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 वाह, क्या ही बात है, लवली। कितनी खुशी की बात है कि यस, हमारी औरतें, खवातीन कंपटीशन लड़ी गोरियों के साथ आइस हॉकी की। जीत और हार चलती रहती है, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। व्हाट इज इंपॉर्टेंट, कांग्रेचुलेशंस टू एल्टिट्स 4th विंटर फेस्टिवल, दैट इज विंटरलूड। तालियां होनी चाहिए माशाल्लाह से। इस फेस्टिवल में आइस स्केटिंग हुई, आइस हॉकी के मैचेस हुए, लोगों ने डांस किया विद स्केट्स एंड माशाल्लाह इट वाज अ सक्सेस एंड बहुत अच्छा। मैं आपको बताऊं सबसे इंटरेस्टिंग बात जी, सबसे इंपॉर्टेंट बात, गेस करें, ये 5 दिन का फेस्टिवल था, ठीक है, उसमें एक मैच में, 2 मैच में, गेस करें रेफरी कौन था? एनी गेसेस? वेंडी गिलमोर, राइट? जो कैनेडियन हाई कमिश्नर टू पाकिस्तान, राइट? एग्जैक्टली। ये खातून की एज काफी है माशाल्लाह से, लेकिन देखें गोरी एक्टिव कितनी है, टू मच। खुद इसकी ये पिक्चर देखें, स्केट्स में रेफरी बनी हुई है। मतलब हमारे यहाँ जो एम्पायर है उनकी कमर झुक जाती है। जो पाकिस्तानी की बात करें अगर मेल्स की, तो कमाल, तालियां होनी चाहिए। Absolutely. She deserves it. इन खातून ने बहुत जस्तुजू की इस फेस्टिवल को होने में, और मतलब she was a very supportive and she is very good at when it comes to women empowerment. मैं आपको एक चीज बता दूं कि आइस हॉकी जो है ना, बेसिकली जैसे कि हम कहते हैं क्रिकेट हब है पाकिस्तान का, आइस हॉकी इज द हब ऑफ कनाडा। यस राइट। और यहाँ पे मैं ये भी मेंशन करती चलूं साथ साथ कि आइस हॉकी के जो इक्विपमेंट है ग्लोबली, उसकी जो वैल्यू है दैट इज $847.4 मिलियन मार्केट वैल्यू जो माशाल्लाह। वाह वाह। यहाँ पे मैं एक और बात मेंशन करती चलूं कि आइस हॉकी की जो वर्थ एंड वैल्यू है एज अ स्पोर्ट, इट्स मोर देन $1 बिलियन, और ये नॉर्थ अमेरिका में बहुत ही पॉपुलर स्पोर्ट है आफ्टर बेसबॉल। बट यहाँ पर क्योंकि हर कोई जो है डिफरेंट एंगल की वे में बात करना चाहता है, क्योंकि एक स्टोरी में बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे एंगल्स होते हैं। हमारे शो का फॉर्मेट भी है कि हर तरह से हम हर एंगल पे बात करते हैं और आपको आगाह करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे बात करूंगी हुंजा का जो ये विंटर स्पोर्ट्स हुआ है, यहाँ पर आइस स्केटिंग भी हुई है, हॉकी भी जो है हमें नजर आती है, वीडियोज और पिक्चर्स में भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन बहुत छोटी सी बच्ची जिनका नाम है मलाक फैसल, मलाक फैसल ने पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन किया है। अगर आप सर्च भी करें तो बहुत छोटी सी बच्ची, उसने बहुत अच्छे से पाकिस्तान को ट्रिब्यूट पेश किया है, जिसके ऊपर जैसे कि आपने नाम बताया, हाई कमिश्नर जो पाकिस्तान की है, कैनेडियन हाई कमिश्नर वेंडी गिलमोर, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया कि पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है। और इतनी छोटी बच्ची ने जिस तरह से अपने आप को बैलेंस करके उस आइस पे स्केटिंग, देखिए अगेन ये ऐसी जगह है जहाँ पे आपको प्रॉपर फैसिलिटीज या प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती, इसीलिए वेंडी गिलमोर जो है वो खुद कोचिंग भी देती है। वाह 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 वाह, आंटी सलूट। बिल्कुल ऐसा ही है। और मुझे जो पर्सनली सबसे अच्छी चीज लगी वो ये है कि देखें हुंजा के अंदर अताबाद में जो है जब ये पूरा टूर्नामेंट हुआ, सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ पर जो है वो हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट को बहुत ज़्यादा इस चीज़ से फ़रोग मिल रहा है। जब भी मैं बात करती हूँ सियाहत के मकाम की, तो आपको पता है कि गिलगित बल्तिस्तान अपने में एक जन्नत की वादी है, और उसमें इतना खूबसूरत वेदर, और उसमें जिस तरह से तमाम वहाँ पर जो है वो ख़वातीन मौजूद थी, जिस तरह से ओवरऑल वहाँ का माहौल जो था, आप इन तस्वीर में भी जो है वो बिल्कुल आपने देखा होगा कि वो खवातीन वहां पर बैठी हैं जो कि हुंजा के मतलब इलाके में रह रही हैं। बिल्कुल आम सी जो मकामी खवातीन होती है वो जिस तरह से एंजॉय करी। हमारे पाकिस्तान के अंदर स्पेसिफिक जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में और जो गवादर की खवातीन है उनमें मैंने बहुत कम देखा है कि वो किसी इस तरह से जो स्पोर्ट होते हैं उसको वो मतलब एंजॉय करें। लेकिन जब मैंने ये तस्वीर देखी और जो वीडियोस देखी उसमें मुझे सबसे अच्छी चीज लगी कि एटलीस्ट चले अब घर और इन तमाम तर चीजों से निकल कर जो है वो खवातीन इंजॉय कर रही है। और बाकायदा से इतनी ज्यादा सर्दी में आप ये देखें ना कि जो सर्दी वहां पर अभी पड़ रही है, मतलब कि नुक्ता अंजुमात से भी कम जो है वहां पर ओवरऑल वहां पर सर्दी है। और इतनी सर्दी में जो इन्होंने मैच खेला, जो टूर्नामेंट वहां पर हुआ, मतलब खून गर्मा गया देखकर। लेकिन सना वहां की सर्दी उनको बर्दाश्त है, ये हम कराची वाले हैं जहाँ पे हम बर्फ का नाम सुने अभी ठंड लगने लग जाए। इवन हमारे यहाँ बारिशें आती है ना तो उसके साथ हम बीमार भी पड़ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मगर यूनुस वही बात है ना, खुराक अच्छी होगी तो डेफिनेटली आप इंटरनली जो है वो मजबूत भी होंगे तो काम कर सकते हैं, खेल सकते हैं। यहाँ पे सब आर्टिफिशियल। हाँ ये बात तो है।
When I saw this news, तो I was so overwhelmed कि हमारे मुल्क में इस तरह की चीजें हो रही है और women's इतना actively participate कर रही हैं, उनका जो enthusiasm था वो दिख रहा है पिक्चर्स और वीडियोस में, जैसे कि आपने देखे कि इतना passionately वो इसमें खेल रही हैं और स्कार्फ पहन के, मतलब आप कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकती। Exactly. और अगर कोई ऐसी चीज है बीच में बैरियर, तो मेक दैट योर स्ट्रेंथ और उसको अपने अगेंस्ट यूज करें। और हमारे मुल्क में आपको हर तरह का फ्लेवर मिलेगा, हर एक चीज की मिसाल मिलेगी। और ये जो कैनेडियन हाई कमिश्नर है विंडी गिलमोर, इनके बारे में तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत इंस्पिरेशनल लेडी है, बहुत मोटिवेशनल इंसान है ये। पाकिस्तान के और भी बहुत सारे दीगर, जैसे अभी कोरोना वायरस हो गया, ओमिक्रॉन वेरिएंट, उसको लेके भी काफी उन्होंने बात की, मैं इनके इंटरव्यूज देख रही थी। एंड दैट लेडी, शी इज बेसिकली जो हर तरह के लोगों को हेल्प करती, मैं देख रही थी, उन्होंने स्पोर्ट्स गुड भी दिए इस मैच के बाद, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और इस तरह की चीजें आगे भी हमारे मुल्क में होती रहनी चाहिए, और ये जो कोलैबोरेशन है कंट्रीज का, दिस इज टू गुड। देखिए वेंडी गोल्डबर्ग ने बहुत अच्छा काम किया। गिलमोर, गोल्डबर्ग में रेसलर की बात कर रहा हूँ, आप गिलमोर पे रहे, मैं गोल्डबर्ग की बात कर रहा हूँ। रेसलर तो गोल्डबर्ग है, वेंडी गिलमोर जो है इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, थैंक्स टू यू। एंड इंशाल्लाह वी होप कि आगे फ्यूचर में भी ऐसा होता रहे। मैं आपको बता दूं, फ्रोजन लेक, दैट इज द फ्रोजन लेक नेम जिस पे खेला जा रहा है, वो है रिजर्व, ठीक है। देखिए या तो हमने कर दी फ्रोजन लेक की बात, अगर ये लेक है फ्रोजन है, अगर ये नॉर्मल हो, पानी हो, लिक्विड हो, नॉर्मल समर्स हो और पानी जैसा जा रहा हो, ये पानी बहुत डेंजरस हो सकता है। अभी रिसेंटली पैसिफिक ओशन में एक बहुत बड़ा सुनामी आया, इतना बड़ा सुनामी आया कि आपकी सोच है। सुनामी बेसिकली जो नीचे प्लेट्स होती हैं वो हिलती हैं, पहले भी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। वोल्केनो इरप्ट हुआ, अब जो वोल्केनो इरप्ट हुआ है तो 20 किलोमीटर तक गया है ऊपर, 20 किलोमीटर। तीन जो एरियाज हैं, 3-4 एरियाज जहां पे बड़ा खतरनाक उनको हुआ, जो उनकी पर्टिकुलर कंट्रीज थी, जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने अनाउंस किया कि क्या क्या करना चाहिए। फौरन आप समुद्र से बाहर चले जाएं। एक तो यूएस, दूसरा जापान, तीसरा न्यूजीलैंड, चौथा टैंगो। टैंगो बेसिकली एक आइलैंड्स का कंट्री है जो बहुत सारे आइलैंड्स हैं। उनके जो पैलेस है, सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ या पानी आया वहां पे, वो उधर आया। जो पैलेस में किंग थे उनको तो वहां से हटा दिया गया, लेकिन आई एम टेलिंग, अल्लाह का शुक्र है कोई जानो माल का नुकसान नहीं हुआ। बट जस्ट इमेजिन फॉर अ मोमेंट, ब्लैक स्काई, आसमान पूरा काला है और आपको कम से कम 10 किलोमीटर नहीं दिख रहा, इतना अंधेरा हो चुका है उस ऐश की वजह से। वोल्केनो इरप्शन इज अ वेरी डेंजरस थिंग। अमेरिका में 4 फीट की टाइड्स आई हैं, अराउंड 4 फीट उड़ते हुए आ रही हैं। न्यूजीलैंड पे आसपास जो हो गया वो 6 फीट की, जापान में 13 फीट की, एंड टैंगो में ओवर 20 किलोमीटर। मैंने जैसे बताया आपको, अभी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, तो एडवाइजरी जितनी भी थी उन लोगों ने यही कहा कि कंट्रोल हो गया आप, लेकिन अभी भी समुद्र पे ना जाएं। मैंने पहले भी बताया, मैं अभी बताता हूं, कभी भी आपको लगता है सुनामी आ रहा है या कुछ अनाउंस हुआ है, हाई ग्राउंड की तरफ भागें। हाई ग्राउंड, ये हमारा कराची वाला सेटअप नहीं, अरे तूफान आया चलो सी यू देखने के कैसा होता है तूफान। अरे आएगा ना तूफान, तो तूफान निकल जाएगा आपका। लेकिन exactly. तो इन जिन कंट्रीज का आपने नाम लिया, जापान और यूएस से, जहां जहां आया, तो क्या पहले इनकी जो वेदर कास्ट है, फोरकास्ट है, या जो भी सुनामी, सारी चीजें, तो क्या इनको पता नहीं था, इन्होंने वार्न नहीं किया, एक हाई अलर्ट जारी किया जाता है ना? देखिए एक तो होता है ना सुनामी आता है, समझ में आता है कि वेव्स आ रही हैं, आपने देख लिया, ये वोल्केनो इरप्शन हुई है। अच्छा, तो वोल्केनो इरप्शन एकदम से हुई, तब जमीन हिली और वोल्केनो इरप्ट हुआ, तो इनसे टाइड्स आने लगी। मेरे ख्याल से सैटरडे को अराउंड 5 PM लोकल टाइम, अगर हम कहते हैं यूएस का 5 PM, इस टाइम ये आया था, इस टाइम स्टार्ट हुआ, तो उन लोगों ने उसी टाइम अनाउंस किया कि भागो आप भाई पीछे। शोर जो है ना, जो आपका सी शोर है, उससे दूर रहना है। सुना सबसे पहले जानवर भागते हैं, चूहे भागते हैं सबसे परिंदे सबसे पहले। आपका इशारा किस तरफ? नहीं, ये सच है, ये साइंस, नो ऑनेस्टली ये बाकायदा कहा जाता है कि सबसे पहले चूहे भागते हैं। परिंदों का तो ठीक है, लेकिन जो जमीनी जानवर हैं या जमीनी जो जानदार चीजें, उनमें से आपको पता है चूहे वर्ल्ड वॉर 1 भी सर्वाइव कर गए, वर्ल्ड वॉर 2 भी सर्वाइव कर गए। They are survivors. दुनिया जहाँ पे एक्सपेरिमेंट होते हैं चूहे पे, फिर भी सर्वाइव कर जाते हैं। ना कॉकरोचेस को कैसे हल्का ले रहा है? उनको भी इस फेरिस्ट में, सारे फेरिस्ट डालिए बल्कि उन्हें। तो देखें, वो डायनासोरस के पोते हैं, वो नहीं मरते, बस बहुत छोटे हो गए। चूहे क्यों, आप कुछ भी कर लेना, कुछ भी कर ले जिंदगी में, चूहे नहीं जाते। सना देखें, राजा है ना, राजा। देखें बात हुई थी सुनामी की, लेकिन बात पहुंच गई चूहों पे। हम क्या करें? मेरे पास एक ही रास्ता है, वो है ब्रेक। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक से पहले बात हो रही थी जो अभी वोल्केनो इरप्शन हुई है पैसिफिक ओशन में, जिसकी वजह से जापान, यूएस और टैंगो में बड़ा नुकसान हुआ। नुकसान नहीं हुआ, बस थोड़ा बहुत पानी आ गया घर में। वो तो हमारे कराची में रोज आ जाता है, जैसी बारिश होती है हमारे घर में पानी जमा हो जाता है। हमारे यहाँ रोज सुनामी हो रहा था, लेकिन कोई सिंध हुकूमत है जो सुनने का नाम नहीं ले रही। अब क्या करें, लेकिन हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह बचाए हम सबको सुनामी से, बिकॉज इट्स अ वेरी डेंजरस थिंग। इसमें हम थोड़ा सा लाइट नोट पे चले जाते हैं, बट सुनामी से जितनी डिस्ट्रक्शन होती है वो अर्थक्वेक से भी नहीं होती, बिकॉज वो पानी आता है, वो अपने साथ सबको लेके जा रहा होता है, और जहां तक पानी जा रहा है वहां तक तबाही होती जा रही होती है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, लेट्स प्रे फॉर द बेस्ट। सुनामी को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे ज्यादा हम ग्रीनरी यूज कर सकते हैं, और सुनामी मतलब कोई भी वेदर फोरकास्ट सिर्फ ये बता सकते हैं कि बारिश कब आ रही है या और किसी चीज की प्रेसिपिटेशन वो दे सकते हैं, बट वोल्केनो का जो इरप्शंस होता है उसकी नहीं दे सकता। सुनामी की भी पता चल जाती है, तो इंसान होता है ना कि सेफ्टी प्रिकॉशंस ले लेता है, वो जगह मुंतकिल हो जाता है, अपनी छोड़ देता है। मैं आपको बता दूं, वोल्केनो इरप्शन जो है ना वो औरत के मूड तक है। अब अगर आप कंपेयर करें ना, इट्स द सेम थिंग, वो कभी भी फट सकता है। तो औरत के जो इमोशंस है कभी फट सकते हैं, सेम गोज़ विद वोल्केनो। अब आपको मैं एक बात बताऊं, फटने के लिए पीछे कोई होता है जो पोक करता है, तो मर्द होता है। बिल्कुल ऐसा ही बात की, इस बात पे तो क्लैप बनती है, क्योंकि बिना जो है आग के धुआं तो नहीं निकलता ना। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज कहूँ, जो मतलब सुनामी आपको पता है वो तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन अभी पूरी दुनिया के अंदर जो सुनामी मतलब चल रही है वो है कोविड। बिल्कुल ठीक कह रही है सना, ये तो वाकई में डरने वाली बात है। अब दोबारा से वही वाले केसेस और वही वाली सिचुएशन जो है वो दोबारा से सुनने में आ रही है। बल्कि आप लोग ये चीज देखिए कि वेडिंग्स कितनी हो गई हैं, एक वेडिंग में 500 जो है वो शिरकत कर रहे हैं लोग, और मतलब बिना एसओपीज के, मतलब एसओपीज का ख्याल नहीं कर रहे, मास्क नहीं लगा रहे, कुछ चीजों का कोई ख्याल नहीं है। सबसे पहले जो चीज जो स्प्रेड होती है वो खाने से ही होती है। जब आप खाना लगा हुआ है और सब मास्क नीचे करके, अगर लेट सपोज कि कोई बहुत ज्यादा कोई दिमाग चला लिया उसने, अगर लेट सपोज कि जी मुझे मास्क लगाना चाहिए, बहुत ज्यादा क्राउड है, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर उसने लगा भी लिया तो वो मास्क नीचे करके खाना खा भी रहे हैं, मगर वो जा तो रही है, मतलब वो जरासीम जो है वो स्प्रेड तो हो रहे हैं। टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली इन कराची एग्जैक्टली यूनस, कराची के जो केसेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, और वो सबसे पहले जो टारगेट है वो कराची ही है। आपको मैं 24 घंटे की रिपोर्ट में आप लोगों को बता देती हूँ, 2412 जो है वो रिपोर्ट किए गए हैं केसेस, ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरे आप शहरों की बात कर लें तो लाहौर, इस्लामाबाद, हैदराबाद, पेशावर, इसमें बहुत ज्यादा कम है, बट टारगेट जो है वो कराची है। तो प्लीज ये सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपनी जो वेडिंग्स हैं वो मुख्तसर सी चीजों पे करें, जैसे कि आप लोग सादगी से करें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एसओपीज को फॉलो नहीं किया जा रहा। आप लोग देखते होंगे कि सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूं, मुझे ये बता दें ये जो केसेस 2412 केसेस हैं ये ओमिक्रॉन के। जी बिल्कुल यूनस, मैं आपको और मजीद वजाहत कर देती हूँ कि जैसे कि कोविड में ये सीन होता था कि आपको टेस्ट नहीं आता था, स्मेल नहीं आती थी, बट ये वाली सिचुएशन ऐसी है कि आपको नॉर्मल है, आपके सिर्फ गले खराब होंगे, आपको फीवर होगा, वही आपकी नॉर्मल रूटीन में रहेगा, बट आपको ये टेस्ट और वो जो फ्लू वाला सीन है ना वो नहीं होगा। बट इसके केसेस बहुत ज्यादा बढ़े और इसमें जो है वो अमवात भी जो है वो हो रही हैं। बिल्कुल ठीक कहा अर्शिया आपने कि ये सारी चीजें बहुत अफसोसनाक है कि अमवात मतलब वो आप अंदर से बहुत दुखी हो जाते हैं। लेकिन अगर आप लोग देख रहे हैं तो पिछले एक हफ्ते से मैं तो स्टेटस देख देख के थक गई और लोगों से ये अपील ही कर सकती हूँ इस प्लेटफॉर्म के जरिए कि ना करें अपनी जानों के साथ और दूसरों की भी जानों के साथ। हो सकता है आप बीमार हो सकता है आप वहां जाके बीमार हो जाए। फूड फेस्टिवल में हर कोई स्टेटस लगा रहा है और कोई एसओपी को फॉलो नहीं कर रहा। आपने कहा कि कराची टारगेट पर, ओमिक्रॉन किया, कोविड अल्फा बीटा गामा सब ने कराची को ही इसलिए टारगेट किया। एक तो वैसे ही पता है उनको कि कराची लावारिस है, बट टारगेट इसलिए किया क्योंकि कराची में बहुत पॉपुलेशन है और कराची में इंटीरियर से भी लोग आए हुए हैं कमाने के लिए, इंटीरियर पंजाब से भी, तो पूरे पाकिस्तान से। तो आप अपनी केयर खुद ही कर सकते हैं, हम सिर्फ आपको बार बार अपील कर सकते हैं। ऊपर से लोग जो बनाते हैं अपने जाली सर्टिफिकेट बना लेते हैं कोविड की वैक्सीन लगाने के। बिल्कुल ठीक कह रही हैं सना, इस पे तो बहुत स्ट्रिक्टली जो है वो ऑर्डर पास किए गए हैं कि अब जो है आपके जाली सर्टिफिकेट जो है वो नहीं चलेंगे। जैसे कि लोगों ने पैसे दे दे के वो बनवा लिए थे कि हमें इंजेक्शन नहीं लगवाना पड़ेगा, खुदारा प्लीज इंजेक्शन लगवाएं, जो भी आप लोगों के बूस्टर्स भी एंड इन्फेक्ट रह गए वो भी प्लीज लगवाएं। और जैसे कि कायनात ने कहा कि कराची जो है वो उसको लावारिस छोड़ दिया गया। वाकई में यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ती भी जा रही है, क्योंकि बाहर से लोग जब काम करने के लिए आते हैं तो वो एहतियात नहीं करते। एहतियात इसलिए नहीं करते कि हाँ हमें कुछ नहीं होता, हम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और ये इस तरह की बातें जो है वो फजूल है ये सारी चीजें। प्लीज खुदारा आप अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, क्योंकि मास्क जो है वो आपको थोड़ा सा तो प्रोटेक्ट करेगा ना।
आई मीन मतलब नजले जुकाम और जो आजकल का जो ज्यादा पीक पे जो चीजें चल रही हैं वो है ओमिक्रॉन का। ओमिक्रॉन का ये सिस्टम है कि आपको टेस्ट और वो सब चीजें आ जाएंगी तो लोग टेस्ट करवाने नहीं जाते, वो कहते हैं कि जी हमें तो कोविड है ही नहीं, बट ये कोविड के सिम्टम्स ही होते हैं, बट ये ओमिक्रॉन है। तो प्लीज खुदारा आप अपनी फैमिली को भी सेव करें और लोगों को भी सेव करें। हकीकत बात है। मैं यहाँ पर एक चीज कहूंगी कि देखिए जो 2020 की सिचुएशन थी, आप क्यों मजबूर कर रहे हैं खुद आप इस तरह की चीजें कर रहे हैं कि आप 2020 के हालात ला रहे हैं। सना इसमें बात ऐड करना चाहूंगी, आपकी जो फरवरी वाली रिपोर्ट थी ना वो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे वो सच ना हो जाए। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। मैं हमेशा यही कहती हूँ। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो है वो है हमारी सिंध हुकूमत कहाँ है? कोई मुझे बता सकता है? कोई फोन कर सकता है सिंध हुकूमत को? कि तो सबसे बड़ी चीज जो मुझे लगती है कि अब जाकर सिंध हुकूमत जो है, जब आप देख रहे हैं कि 2000 से ज्यादा जो है वो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, अब आ रहे हैं जी कि सरकारी मुलाजिम जो है वो उनको तनख्वाह तब तक नहीं मिलेगी जब तक वो आप उनको देखेंगे, उनको पूरी तरीके से देखेंगे कि वो मास्क पहने और वैक्सीनेटेड है या नहीं। हाँ, तब जाकर उनको सैलरीज दी जाएगी। अच्छा, मैंने तो बहुत सारी चीजें सुनी, आप लोगों ने भी सुनी होगी सिंध में, कि भाई आपकी सिम बंद होगी। कहाँ बंद हुई है? कोई नहीं बंद हुई। फिर इसके बाद कहा आपको जो है वो आपका NIC आपका बैन कर दिया जाएगा। कहाँ बैन हुआ? आप में से किसी का हुआ है गाइस? फॉल्स नहीं हुआ। इसके बाद मैंने सुना जी कि आपने ये कहा कि हमें जो है वो सैलरीज नहीं मिलेगी जितनी जगहों पर आप सरकारी मुलाजिम है। मिल रही है, अंदर की रिपोर्ट है सर, मिल रही है, सबको तनख्वाहें मिल रही है, लोग वैक्सीनेटेड हो या ना हो सबको मिल रही है सारी चीजें। फिर आपने कहा जी कि शादी जो होती है, जितनी भी बाहर शादियां होती है उसमें आप लोग जो है वो देखेंगे उसमें सिर्फ 50 मेरे ख्याल से लोग होंगे, उससे ज्यादा नहीं। मैंने तो 500 लोग देखे, तब भी सिंध हुकूमत सो रही होती है, होश के नाखून उनको तब भी नहीं होता। सना मैं बचपन से बड़ी हो गई हूँ, अभी तक सो ही रही है। मैंने भी सोते हुए देखी। इनके खांचे बंद करें। हाँ, अगर बोले कि हम आपके खांचे बंद कर रहे हैं, आप वैक्सीनेशन लगाएं, तो सब दस्ती लगाएंगे। मैं बता रहा हूँ खांचों के लिए। इसी बात पे एक शेर अर्ज किया है, इरशाद। सिंध का निजाम है गंदा, आंखों वाले को मार रहा है अंधा, क्या करे रे बंदा, चलता रहेगा ये धंधा। क्या कहने, क्या बात है। भाई ओमिक्रॉन हैज गॉट नो चिल्स, ये रायते की तरह फैलता ही जा रहा है और इसकी कोई सरहद नहीं है, इसने कहीं नहीं रुकना, ये बिल्कुल बायस नहीं, ये पूरी दुनिया में फैल रहा है। ये नहीं कि कराची में, इससे किसी से कोई ताल्लुक रिश्तेदारी नहीं है, बहुत न्यूट्रल चल रहा है। बात ये कि आपने इसको कैसे फाइट करना है, वैक्सीनेशन ले लें। मैं अपना बता रही हूँ, मैं ओमिक्रॉन की ही लेने जा रही हूँ वैक्सीनेशन आज, क्योंकि मेरी कोरोना वायरस की हुई थी। बूस्टर लेने जा रही हूँ ओमिक्रॉन के लिए जी दोबारा लेने जा रही हूँ। मैं भी रूस्टर लेने जा रहा हूँ, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि मैं भी फार्म खोलूँ, अंडे बेचूं आगे जाके। तो कुछ मुर्गियां लूंगा और एक रूस्टर लूंगा और फिर करूंगा। वेरी इनोवेटिव आ रही, यू शुड डू दिस आफ्टर द शो। लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि जो मैं कर रही हूँ, बिकॉज बहुत सारे टीवी पे आप जो भी सुनते हैं ना, लोग बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग इंस्पायर होते हैं और वो कहीं ना कहीं जिंदगी में इन्फ्लुएंस होकर करने की कोशिश भी करते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि अपने तजुर्बात आप सबसे शेयर करूं कि कहीं ना कहीं अगर कोई फायदा पहुंच रहा है आपकी जान को तो व्हाई नॉट। बट प्लीज लेकिन हमें पिक्चर्स भी लगानी चाहिए। जो बूस्टर लगाए सब वैक्सीनेटेड तो है, बट बूस्टर के साथ हमें पिक्चर्स लगानी चाहिए। वेरी गुड आइडिया, ये बहुत अच्छा मोटिवेशनल हो सकता है कि मैं लूंगी पिक्चर, बल्कि मेरी है उसकी वीडियो कोविड की, बिकॉज मेरे लिए बहुत स्कैरी मोमेंट था। तो मैंने उसकी वीडियो, अगर हाथ में बंदा नहीं शाउटिंग नहीं, आई एम इम्यून टू इंजेक्शंस, मुझे बहुत इस चीज से डर नहीं लगता, मैं निडल से बिल्कुल नहीं डरती, तो मैं शाउट नहीं करती। लेकिन वो एक एक्सपीरियंस था कि मैं दिखा सकूं, क्योंकि उस वक्त मेरा यहाँ तो आर था, यहाँ तो पार था, डू और डाई है। नीडल से डर नहीं लगता साहब, ब्रेक से लगता है। ओके, ब्रेक का टाइम हो गया है, डरना मना है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और थोड़ा सा मूड को शिफ्ट करेंगे टुवर्ड्स दुनिया में क्या हो रहा है, मैं वो आप सबके साथ शेयर करूंगी। लेकिन आज जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है आप सबके साथ शेयर करने के लिए, वो काफी इंटरेस्टिंग है और थोड़ी सी सरप्राइजिंग भी लगेगी आप लोगों को, लेकिन ये बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि आगे आने वाली जिंदगी में हमारे साथ ये सब चीजें होने वाली हैं। तो बेहतर है पहले से पता हो, तो हम थोड़े से अवेयर भी हो और थोड़े से प्रिकॉशंस भी ले लें कि क्या चीज हमारे लिए फायदेमंद है, क्या चीज नुकसानदेह, क्या चीज को कितना लिमिट में रखना है। हमें सिर्फ आपकी वो कॉफी याद है जो मैं कभी नहीं भूल सकती, जो इनकी ख्वाहिश पीने। नो, मैं आपको लेके जाऊंगी। अच्छा, ओके, सो कमिंग बैक टू माय टॉपिक, बेसिकली होता क्या था
कि पहले के ज़माने में इंसान अपनी ज़िंदगी में आने वाली चीज़ों को या मसले मसाइल को अपनी अकल से, अपने दिमाग से रिजॉल्व करने की कोशिश करता था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब वही काम जो इंसान पहले अपने दिमाग से करता था, अब हम वो सारे काम अब मशीन्स के जरिए या टेक्नोलॉजी के जरिए या किसी न किसी चीज़ के जरिए कर रहे हैं। और ठीक है, टाइम सेविंग भी हो गया और वो काम ईजी भी हो गए, लेकिन उसके नुकसान भी, क्योंकि हर चीज़ फायदे के साथ नुकसान भी कहीं ना कहीं लाती है। You mean to say कैलकुलेटर की तरह? कैलकुलेटर कहाँ नुकसान लाता है, सिर्फ ये पता चलता है कि कितने पैसे जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा नुकसान है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे इंसान बढ़ता जा रहा है और ये दुनिया आगे की तरफ बढ़ती जा रही है और नई जनरेशंस आती जा रही हैं, इसी तरीके से टेक्नोलॉजी भी है बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है और टेक्नोलॉजी में नित नई चीजें आती चली जा रही हैं जो मैनकाइंड के लिए कहीं ना कहीं वेलफेयर का सबब तो बन सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नुकसान भी साबित हो सकती हैं। और मैं किस चीज की बात कर रही हूँ मैं आपको बताऊंगी। ये काफी गौर से और तवज्जो से सुनने वाला टॉपिक है। मैं आपको बताऊंगी 10 वेज, 10 तरीके जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI किस तरीके से हमारी जिंदगी के उन 10 पहलू या असबाब में असरअंदाज कर सकती है। ठीक है, अगर किसी को आर्टिफिशियल, वैसे तो बहुत सारे लोगों को पता है, मुझे पता है हमारी आवाम माशाल्लाह से बहुत समझदार है, बट स्टिल मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वेरी शॉर्टली एक डेफिनेशन बता दूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी ऑफ अ कंप्यूटर और अ रोबोट कंट्रोल्ड बाय अ कंप्यूटर टू डू टास्क दैट आर यूजुअली डन बाय ह्यूमंस बिकॉज दे रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड डिसर्नमेंट। डिसर्नमेंट मतलब एबिलिटी टू जज वेल। जैसे कि मैं बोलूँ कि यूनस आप सही नहीं बैठे, आप नीचे बैठे, आपको थोड़ा, आपकी चेयर को थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, तो ये मेरे अंदर एबिलिटी थी इन्हें जज करने की। दिस इज कॉल्ड डिसर्नमेंट। तो अब मैं उसको उर्दू में भी कर देती हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबको पता है क्या होती है, लेकिन इन इजी वर्ड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये है कि एक चीज जो मैं अपने दिमाग से कर रही हूँ और वही चीज अपने दिमाग की, जहां मैं कंप्यूटर हूँ मान लें, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो भी काम वही कर रहा है जो इंसानी दिमाग कर रहा है, बट वो टास्क एक मशीन कर रही है। उसके अंदर जो चिप डाली गई है वो इंसान की डाली गई है, वो कमांड ले रहा है। अब जैसे मैं जो चीज देख रही हूँ फेसबुक पे और शाम में मेरे सामने वही आ जाएगी, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट? इजी? ये मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जैसे मास्टर है, मैं एक रोबोट हूँ, आप मुझे ऑर्डर करें पेन उठाने का, तो आपको मेरी कमांड्स लेनी है। जी आप मुझे दीजिए, मैं एक रोबोट हूँ AI का, दीजिए कमांड। प्लीज पिक अप द पेन। ओके, सिंपल एज इट इज। रखा क्यों आपने? उसने उठाने के लिए कहा, वेरी गुड, यस, वाओ, दिस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यही AI है। आगे जाके बताएंगे कि क्या वो मसला कर सकते हैं। वेरी गुड यूनिस। अभी आपने ऐसा रोबोट बनाया जो जिसमें पहले ही टेक्निकली खराबी है। Exactly, यही बता रही हूँ कि इंसान सोच रहे हैं कि वो हमें फायदा पहुंचाएगा, लेकिन नहीं, वो सरहद उसकी वहां तक नहीं, वो उससे आगे हमें तबाही का भी सबब बन सकता है। वो मैं बताऊंगी कैसे। अच्छा, तो मैंने शुरू में बोला कि 10 वेज है कि इंसानी जिंदगी में कैसे 10 एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ जहां ये असरअंदाज कर सकते हैं, ना पॉजिटिव और ना नेगेटिव, बोथ वेज। स्टार्ट करती हूँ। नंबर 1 इज मशीन लर्निंग, ML। तो मशीन लर्निंग क्या है कि एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो कि इंसानी मदाखलत के बगैर नई मालूमात को सीख सकता है या उसके मुताबिक खुद को ढाल सकता है। कि जैसे मैंने कोई कंप्यूटर बनाया और उसके अंदर मैं डाल दूं ये चीजें और वो मेरे बगैर खुद ब खुद ऑपरेट हो रहा है, उसमें हर चीज हो रही है, इंसान नहीं बैठा उस पर। ठीक है, ये हो सकता है। देखिए मतलब कि वैसे तो ये बहुत ब्रीफ में जाके समझाने वाली चीज़ है, लेकिन क्योंकि हमारे पास वक्त की किल्लत होती है तो मैंने बहुत शॉर्टली इन चीज़ों को समराइज किया कि मैं आपको बता सकूं। तो मशीन लर्निंग में और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बट इन शॉर्ट है कि जितनी भी इस दुनिया की मशीन्स हैं वो सिर्फ कंप्यूटर्स नहीं, वो कुछ भी हो सकते हैं, उनको बहुत जदीद चीज़ों के मुताबिक डिज़ाइन कर दिया जाए और वो इतनी स्मार्टली वर्क करें जितना आप सोच भी नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं वो खतरा भी हो सकता है। जैसे ह्यूमन इवॉल्व हो रहे हैं वैसे कंप्यूटर्स इवॉल्व हो रहे हैं। एग्जैक्टली पुराने वाले वो नहीं रहे, वो मदरबोर्ड चिप वाले। लेकिन खैर सेकंड जो है मेरा दैट इज डिफेंस सिक्योरिटी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए डिफेंस सिक्योरिटी में अब ये जो है AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये कैसे हमारी जिंदगी में सहूलत या सुकून पैदा करिए। भाई बॉर्डर्स पे हमने इंसान खड़े नहीं करने, हम जो है ना सोल्जर्स की जगह रोबोट खड़े करेंगे, तो इससे क्या होगा कि जान को नुकसान भी नहीं होगा और जो पैसे लगते हैं लोगों को ट्रेन करने में वो भी नहीं लगेगा, टाइम भी नहीं लगेगा। तो ये एक तरह से इंसान का भी वो हो गया और इंसान मरेगा भी नहीं और बॉर्डर्स भी सेफ एंड सिक्योर। मैं आपकी एग्जांपल देने बैठा हूं, टर्मिनेटर जी। एग्जैक्टली तो अब बॉर्डर्स की जो है सिक्योरिटी वो नहीं करेंगे, तो ये सिक्योरिटी के हवाले से इस तरीके से AI हमारी लाइफ में इंटरफेयर करेगा। नंबर 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन वर्कफोर्स। अब वर्कफोर्स में कैसे करेगा? वर्कफोर्स जैसे कि अब हम काम कर रहे हैं, ये हम वर्कफोर्स हो गए, मतलब हम टीम हो गए,
एक ऑर्गेनाइजेशन होगी। जैसे कि मैं बोलूं कि ये मेरा वेयर हाउस है, इसमें कोई 200-400 डब्बा पड़ा हुआ है, पहले बंदे गिनते थे, अब रोबोट्स बताएंगे कि इसमें इतने डब्बे और उठा के यहाँ वहाँ करेंगे। उसमें भी इंसान की जगह रोबोट्स आ गए, टाइम सेविंग भी हो गया और इंसान उसमें नहीं है, मतलब इतना जदीद जा रहा है, इंसान मतलब हर आराम बन जाएगा। हाँ, एग्जाम्पल जैसे आपने देखा होगा फैक्ट्रीज में पैकेजिंग पहले इंसान करते थे, अब रोबोट्स करते हैं, मशीन्स कर रही होती हैं। जी वही है ये। ठीक है, अच्छा इसके बाद में आऊंगी एआई कैसे इन ट्रैफिक मैनेजमेंट पे इम्पैक्ट करेगा। जैसे कि आप अपना गूगल खोलें, आपको बता देता है कि भाई यहाँ से ना जाए, इस रूट पे इतना ट्रैफिक है, टेक दिस रूट, यहाँ से आप जल्दी पहुंचेंगे। तो ये हो गया। आप कहीं से जा रहे हैं और आपको लगता है मैं फौरन से सिग्नल काट दूं, मुझे तो कोई देख नहीं रहा, पुलिस ऑफिसर नहीं खड़ा, लेकिन नो, आपको इंटीमेशन आ जाएगी, आपके फोन पे आ जाएगा कि आपने यहाँ पे रूल तोड़ा है। तो यहाँ पे इस तरीके से असरअंदाज करे एआई इन एजुकेशन। एआई एजुकेशन में किस तरीके से असरअंदाज कर सकते हैं, ये तो हम बहुत दफा डिस्कस कर चुके हैं उसके वर्चुअल स्टडी के बारे में, कि ऑनलाइन कर दिए, घर पे बैठे हुए बच्चे और ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं और आपको जाने की जरूरत है, मतलब कंफर्ट आपका स्कूल से, अब मैं उठूं सुबह तैयार हूं, वो सब करने की जरूरत नहीं, आपकी घर में बैठे बैठे एजुकेशन हो जाएगी। जी, तो एजुकेशन में इस तरीके से एआई असर, और हो रहे ऑनलाइन क्लासेस, तो कोविड से ही ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। कुछ चीजें एप्स बन गई अब ऐसी, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा क्वेश्चन है कि एप्पल डिफाइन एप्पल, तो मैंने सिर्फ जाके उस पे बोला, उस ऐप पे, उस इंटरफेस पे मैंने बोला व्हाट इज एप्पल, तो पूरी थ्योरी एक्सप्लेन करके आपको ऑडियो भी आएगा, वीडियो रेफरेंसेस भी आएंगे टू अंडरस्टैंड अ टॉपिक। तो यू डोंट नीड टीचर्स एंड एजुकेटर्स टू एजुकेट यू, आपके लिए इंटरनेट ही है सब। यस, एआई सब कुछ करेगा आपकी जिंदगी में, लेकिन एंड में इसका एक नुकसान बताऊंगी। और आप ऑफिस में बुला सकते हैं अपने रोबोट को, अपनी जगह आकर काम कर ले, ऑफिस में बिठाकर बताना, ये तो हडरामी हो जाएगी। सारे इंसान जो है अगर रिबॉट बिठाना शुरू कर देंगे तो ये तो हडरामी, हमारी जगह पर आकर हमारा काम आप देखेगा। अच्छा, आगे क्या होगा। देखिए काम, अब आपने काम की बात की तो मैं बिजनेस की एक बात बताती हूँ आपको। वो एक होता था कि हम उठते थे सुबह, तैयार होते थे, कॉफी बनाते थे, मेरी गाड़ी है तो गाड़ी ले लूंगी, नहीं तो टैक्सी बस जो भी उस पर चली जाऊंगी। अब वो कुछ भी नहीं करना, मैं सुबह उठी हूँ और मैंने अपना ऊपर से मुंह धोया, नीचे इतनी अच्छी सी शर्ट पहनी और मैं यहीं पे अपनी मीटिंग लेने लगी, और उस पर फिर मेरे डॉलर में अकाउंट में पैसे गिरेंगे। तो आप घर बैठे बैठे ही काम कर रहे हो ना, वर्चुअल मीटिंग, तो आपको वर्चुअल मीटिंग्स में लगा दिया। और वर्क फ्रॉम होम, ये भी एआई इन बिजनेस पे कैसे इम्पैक्ट करे, इस तरीके से करे। वो जो लोग जाके मीटिंग्स करते थे, देखिए वो एक अलग तरीका था, ये घर बैठे बैठे पैसे कमाना ये एक अलग तरीका है। लोगों को पता ही नहीं कि फोन से आजकल पैसे कमाए जा रहे हैं। तो कुछ चीजों पे हमें इतना स्मार्टली लगा दिया और हम इस चीज को फिगर आउट भी नहीं कर पा रहे कि हमारे साथ हो क्या रहा है। हमें लग रहा है कि हमें वाह क्या। और दूसरी चीज है कि घर बैठे बैठे मुझे मार्ट नहीं जाना, मैं कर देती हूँ बंदे को सब मैसेज कॉल जो भी एप्लीकेशंस है और मेरे घर पे हर चीज आ जाती है। हम लेजी भी हो रहे हैं और हमें एडिक्शन भी हो रही है। Exactly. मतलब आप अपने फोन के बगैर नहीं रह सकते। फोन घूमता है तो हमें ऐसा लगता है कि शायद हमारी कोई बहुत बड़ी जो एसेट है या प्रॉपर्टी है वो चोरी हो गया, मतलब एक साइड कर रहे हैं। आलसी बनाने का प्रोपेगेंडा, इन शॉर्ट बोलो तो हमें लगता है कि हमारे हक में, लेकिन नहीं, मैं नहीं इस चीज से मुत्तफिक। एआई इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, गाड़ी, कभी अभी आप देखें कॉन्सेप्ट कार जो शायद मेरे बच्चों के बच्चों तक आएंगी, 50 तक आ जाएंगी, 40 तक आ जाएंगी। भाई उस गाड़ी में क्या है कि बंदे के बगैर वो गाड़ी चलेगी, या बंदे के बगैर। यहाँ पर स्टीयरिंग को इतना मिनिमाइज कर दिया है कि मैं बैठी हुई हूँ और मैं यूं करके हिला रही हूँ, जिस तरीके से भी मॉडिफाई गाड़ी उसका ऊपर, जिससे वो मूव करने के लिए कोई लगा हुआ है गैजेट, और वो खुद ही राइट लेफ्ट डिटेक्ट कर रही है और वो खुद ही चल रही है। मतलब मेरी कोई मेहनत नहीं, मैं आराम से बैठी रहूँ ना, मतलब यूं बिल्कुल राजा बेटा की तरह। या तो खैर रानी बेटी, ब्रेक का टाइम हो गया, तो काइंडली ब्रेक ले लें आप। बाकी के कुछ पॉइंट्स हैं बट वो हम ब्रेक के बाद करेंगे उस पे बात। फिलहाल हमारे पास एक ब्रेक है, आप कहीं जाएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि एआई हमारी जिंदगी में किस किस तरीके से असरअंदाज कर रहा है हमारी जिंदगियों को या हमारी लाइफस्टाइल को, और वो कितना फायदेमंद है, कितना नुकसानदेह, ये तो आप लोग तय करेंगे। मेरा काम है आप सबके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करना। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री मैंने आपको बताया बेसिकली इट्स अ हैसल फ्री ड्राइविंग, मतलब सुकून दे और आरामदेह हमें लग रही है, लेकिन खैर वो तो वक्त ही डिसाइड करेगा क्या चीज कितनी सुकून दे और आरामदेह। अब विच इज वेरी क्रूशियल कि मेडिकल सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम करेगी। तो होगा ये कि सर्जरीज और ऑपरेशंस इंसान नहीं करेंगे, मशीन्स करेंगी। ठीक है, आई डोंट ट्रस्ट मशीन। लेट्स सपोज अगर मशीन के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई है, मतलब ऑपरेशन थिएटर के दौरान ही, और वो ऑपरेशन कर रहे हैं, वो कुछ गलत कर दें, मतलब आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। इसके बाद पता है क्या होगा? मगफिरत की दुआ होगी, कुछ नहीं होगा। ऐसे केसेस हुए, अभी केसेस हुए
जापान इज सो एडवांस कि वहां पे ऑपरेशंस जो है वो इंस्ट्रूमेंट से कर रहे होते हैं खुद ब खुद, और मेरे ख्याल से 100% अभी तक है, मेरे ख्याल से कोई फेलियर आया नहीं है। ये तो यही दावा करते हैं ना कि हम जो अपने हाथ से बना रहे हैं बंदा रोबोट की शक्ल में, वो परफेक्शन है, वो कहीं गलती नहीं कर सकता। अशरफुल मखलूकात तो इंसान एग्जैक्टली, लेकिन वो इस बात को नहीं मानते ना, डिनाई कर रहे हैं। साइंस और वो खुदा की बनाई साइंटिफिकली उन्हें लगता है कि दे आर डूइंग द बेस्ट। इसमें एक फनी सी बात ये है कि एक औरत थी जिसने बकायदा से वो घर का काम बेसिकली नहीं करना चाहती थी, तो उसने ना बर्तन धोने के लिए एक रोबोट रखा, तो उसने सारा रोबोट ने उसके सारे बर्तन तोड़ दिए। अच्छा, मैं बताता हूँ आपको, देखें ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ वेरी बिग टॉपिक। इट इज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज सो इन, अगर आपने रिसेंटली याद हो 2-3 मंथ्स पहले यूके में एक ऐप स्टार्ट हुई थी जिसने कहा था कि आपके फेस के कॉपीराइट्स चाहिए। फॉर एग्जांपल आई कैन बाय योर फेस फॉर $100, आपके कॉपीराइट्स मेरे पास आ गए, आपका फेस में एक रोबोट पे डाल दूं। मैं आपको एक जोक सुना दूं कि रोबोट्स आगे जाके इश्यूज भी कर सकते हैं बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल एक रोबोट आया एक मियां बीवी के पास, रोबोट से बोला कि जब भी इसके सामने कोई झूठ बोलता है तो ये झुक जाता है। ठीक है, तो बोला कि मेरे बेटे का रिजल्ट है, शौहर ने कहा। उसने बोला बेटे को बोला उसका रिजल्ट पूछते हैं। बेटा आया, बेटे ने कहा पापा मैं पास हो गया, तो रोबोट यूं हो गया, झूठ बोला ना। बोलता तुम्हें शर्म आनी चाहिए, जब मैं तुम्हारी उम्र का था मैं फर्स्ट पोजीशन आता था, जो रोबोट था वो और नीचे हो गया। बीवी ने बीवी को आया गुस्सा, उसने बोला आपका बेटा भी नालायक, आप भी नालायक, अब बिल्कुल आप पे गया है, आपका बेटा आप पे गया है। रोबोट जमीन पे लेट गया। तो ये रोबोट जो है ना आगे जाके, क्योंकि फॉल्ट हो सकता है रोबोट से, बिल्कुल टेक्निकल चीज है और उसमें आ सकता है एरर, और इसकी कोई गारंटी हम तो ना मानते हैं, दे आर नॉट रिलायबल इन माय ओपिनियन। और दूसरा मेडिकल में ये भी है कि वो चीज जहाँ पे इंसान नहीं पहुंच सकता, वहाँ पे ड्रोन्स के जरिए इस तरह की चीजें तिब्बी इमदाद फौरन पहुंचाई जा सके, जस्ट टू सेव पीपल्स लाइफ। उन्हें लग रहा है कि अच्छी बात है, अगर कोई चीज इंसानी जान को बचाने के लिए बनाई जा रही है तो दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट। अच्छा लगा मुझे। बस टू बी ऑनेस्ट, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नो ऑफेंस, लेकिन एक ऐसा मुद्दा है, एक ऐसा मजमून है या उन्वान है कि इस पे हम पूरा शो क्या, हम इस पे रोज भी आके बात करें, हर तरीके से एंगल को कवर करें तो भी कम है, क्योंकि ये खुद डेली हर चीज इतनी ज्यादा बढ़ती चली जा रही है और वक्त के साथ साथ इसमें और भी ज्यादा फर्दर स्टडीज होती रहेंगी। तो जैसे जैसे जो भी चीज होगी हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन जो इस टॉपिक से आई होप आप लोगों को काफी सारी चीजें समझ में आई होंगी कि कहाँ कहाँ ये इंसान के लिए अच्छी है, कहाँ कहाँ बुरी भी साबित हो सकती है। और इसका लास्ट जो पहलू था वो था मेटावर्स, कि जो हमारी हकीकी दुनिया यूनिवर्स, उसको ख्याली दुनिया मेटावर्स बना दिया गया है कि वो उस पर आप प्लॉट ले रहे हैं, उस पर मैंने एक वीडियो देखी, उसमें जो है आप उस पर बहुत सारे प्रोफेशंस हैं, आप उसमें जॉब कर सकते हो, पैसे कमा सकते हो, लेकिन वो कहाँ है? नोवेयर, यू कांट टच इट, यू कांट फील इट, बट वो है। It's bad, is it bad? It's bad. Why it's bad? देखिए नॉन प्रैक्टिकल थे। हाँ, इसका मैं आपको बताती हूँ चीज। अफलातून बहुत बड़े जो है वो फिलोसोफर थे। अफलातून, उनकी एक थ्योरी थी जिस वक्त कोई ये सियासी माहौल नहीं था, कुछ नहीं था, मैं बहुत पुरानी जमाने की बात कर रही हूँ। अफलातून ने एक ऐसी ख्याली दुनिया जो है वो अपने अंदर बनाई थी, तो उससे पूछा गया, बहुत सारे लोग आए, उसने कहा कि आखिर जो ये बादशाहत का दौर है उसको हटा के सियासी निजाम किस तरह चलाया जाए। अफलातून ने कहा कि ये सीन है, मतलब पहले जो अवाम है, जो फौजदार है, बेसिकली जो फौजी होते हैं, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा जितने भी राइट्स होंगे वो सारे फौजियों के हाथ में होंगे। उसका रीजन है कि फौजी सबसे ज्यादा अक्लमंद होते हैं। तो उन्होंने जो है किस चीज को, उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं उनको उन्होंने हटाना शुरू कर दिया अफलातून ने। फिर इसके बाद जी उन्होंने एक इस तरह का ना, मैं बताऊंगी भी सही, ये आप देख भी ले स्क्रीन पर, मैं चाहूंगी कि आप ये स्क्रीन पर देखे भी सी कि अफलातून ने क्लासेस किस तरह से जो है वो डिफाइन की थी। इस तरह का कोई शेप था, उन्होंने क्लासेस डिफाइन की थी कि ये वाले चीज में ये क्लास आएगी, इसके नीचे इस क्लास आएगी, इसके नीचे ये क्लास आएगी। तो उन्होंने वो ख्याली दुनिया बनाई। शुरू में तो उनको लोगों ने बेवकूफ कहा, उन्होंने कहा ऐसी कोई दुनिया नहीं हो सकती, ऐसा कोई आइडिया ही नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन बाद में जब ये चीजें चलने लगी तो इसके बाद लोगों ने अरस्तू की इस दुनिया को तस्लीम किया। तभी हमने अरस्तू के बारे में पढ़ना भी शुरू किया और अब हम जो है वो बाकायदा देख भी रहे हैं कि किस तरह से दुनिया ख्याली होती जा रही है। इसी तरह से ये मेटावर्स भी है। अभी हमें ये सिर्फ एक ख्याली दुनिया लग रही है, लेकिन आज से 20 साल बाद, 10 साल बाद
हमें ये एक हकीकी दुनिया लगेगी। भाई मुझे तो सबसे पहले अवार्ड चाहिए, क्योंकि ये जो मार्क जकरबर्ग जो है अभी बना रहा है, बचपन से मेरी यही था, इमेजिनेशन की दुनिया में रहती थी। अम्मा कहती थी बेटा, तो मॉम मुझे कहती थी बेटा ये ख्याली दुनिया से निकल आओ। तो अब पता चला ख्याली दुनिया में ही आपको पैसा मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। अच्छा एनीवेज, मैं यहाँ पे 3 पॉइंट से बहुत क्विकली आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि अनम ने जैसे बहुत अच्छा ब्रीफ किया, बहुत अच्छा, और जैसे कि इन्होंने कहा वक्त की कमी की वजह से नहीं बोल पाए। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स ये हैं कि AGI और ASI वो वाला नहीं प्लीज, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस जो है, जैसे इंसानों में कुछ लोग बहुत शार्प होते हैं, कुछ लोग नॉर्मल होते हैं, एवरेज होते हैं, कुछ लोग बिल्कुल पुअर मेंटालिटी होती है, राइट? उनकी मतलब इतना नहीं उनके दिमाग में बैठती। जैसे रेफर टू कंप्यूटर एज स्मार्ट ह्यूमन अक्रॉस द बोर्ड, राइट? तो इसी तरह जैसे बताने का मकसद है AGI जो जनरल इंटेलिजेंस होती है ना, वो आपकी ऐसे होती है कि जैसे ये चिप डाला है रिबोट के अंदर, तो वो बहुत सारे फाइल्स डील कर सकता है, जैसे गाड़ी चला सकता है, एग्जैक्टली गाड़ी चला सकता है, बच्चे को खाना खिला सकता है। आप उसको एक कमांड देते हो और वो फौरन से एक ऑर्डर देते हो तो वो फौरन से ऑर्डर सुनता है। लेकिन एक होता है आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, इसमें जो काम करता है ASI जो रिबॉट होता है इसके अंदर, वो होता है उसमें एक स्मार्ट मेंटालिटी होती है। जैसे एक बहुत ज्यादा शार्प इंसान होता है जिसका IQ लेवल बहुत हाई होता है, जैसे हम बहुत फोर्सेस के लोगों को देखते हैं, राइट? तो इसी तरह वो रिबॉट जो होता है वो आपको बल्कि बेसिकली बताता है, वो आपको कमांड देता है। कैसे? घर में चोर आ रहे हैं, चीजें, उसे नेगेटिविटी वो वाली बात है कि सेंस कर लेगा, ये सेंस कर लेगा। या जैसे ट्रैफिक पुलिस, जैसे कि आनंद ने खुद ही बहुत अच्छी एग्जांपल दी थी, तो ट्रैफिक आपने कोई लॉ तोड़ा है या कुछ, आपने जैसे आपको कैमरा पड़ा आपकी गाड़ी में, अक्सर बाहर ऐसा होता है, तो वो सारी चीजें आपको बता देगा। तो ये जो डेफिनेशन है कहीं ना कहीं इंसानों के लिए गुड है और कहीं ना कहीं इंसानों के लिए बैड है, क्योंकि इंसान बहुत लेजी हो जाएगा, बहुत डिपेंड करने लग जाएगा। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। सोचिए अगर ये रोबोट जो है वो कराची में होता तो कितनी बार चिल्लाता बेचारा। पहली बात उसका तो मोबाइल और बटवा छिन जाता, ठीक है। दूसरी बात बाद में होती जी। नहीं, मुझे लगता है कि वो मशीन ही खराब हो जाती, इतना यूज कर चुके होते हैं। आई मीन पाकिस्तानी कौम जो है वो इतना उससे काम करवाती, बेचारी मशीन टूट जाती, उसकी आधी जिंदगी तो दही लाने में निकल जाती। हाँ, कि दही ला दो, धनिया ला दो, ये ला दो, वो बेचारा वहीं पर ही खर्च हो जाता। अच्छा, मैं एक मूवी रेकमेंड करना चाहूंगी, बल्कि आपकी जो स्टोरी है, आई मीन जो आपकी न्यूज है, इससे रिलेट भी करेगी, आई मीन लोगों को और मजीद वजाहत भी मिल जाएगी। मदर एंड्रॉइड मूवी, ये लाजमी देखिएगा, और मुझे लगता है जो अनम ने आज आप लोगों को न्यूज बताई है वो जरूर इस चीज से रिलेट करेगी और मजीद आपको जो है वो वजाहत मिल जाएगी। जल्दी से एक्सप्लेन कर दूं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये है कि दिमाग है ना, हमने टास्क दिया पेन उठाने का, तो बिल्कुल नैनो सेकंड में डिसीजन टास्क को और हमारे हाथ में परफॉर्म किया। सेम गोज AI। प्रोग्रामिंग पे बड़ा जरूरी है कि प्रोग्राम कैसे होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक कंप्यूटर है, एक फोन है, उसकी रिस्ट्रिक्शंस है। अगर गूगल मैप्स अगर आपने खोला हो कभी कहीं जाने के लिए, गूगल मैप्स में आपने देखा होगा वो आपको बताएगा डायरेक्शन, उसमें प्रोग्रामिंग उसकी हुई है, आपको कभी घुमा के नहीं लेके जाएगा, क्योंकि उसकी प्रोग्रामिंग है। लेकिन ये भी है कभी पानी के अंदर भी कर देते हैं, ठीक है। एक कंप्यूटर थे, फेसबुक ने किया या पता नहीं किसने किया, एक कंप्यूटर में इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग इंस्टॉल किया, ठीक है। वो आपस में बात करते रहे, एक अलग लैंग्वेज उन्होंने क्रिएट कर ली, जो प्रोग्रामर था उसको समझ नहीं आ रही थी इन विच लैंग्वेज दे आर टॉकिंग। तो ये भी है कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इवॉल्व हुआ एज अ ह्यूमन तो इट कैन बी डेंजरस। आई जस्ट वांट टू से, जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो जहाज हैं, जो फाइटर जेट्स है, वो भी बगैर पायलट के उड़ेंगे। गाड़ियां तो चल रही हैं, अभी हर चीज होगी, जिन जो माजूर है उनके रोबोटिक शूज होंगे, वो फिर इसी तरह से उड़ेंगे जिस तरह से वो पानी की डायरेक्शन बताते हैं ना, ये समंदर में जाओ डूबो। नहीं, आई जस्ट वांट टू, देखें जहाजों की बात होती है, मुझे हमेशा अफसोस रहता है कि हम पायलट की बात नहीं करते। हमें डिस्कस करना चाहिए अलीज़े शाह के बारे में, लेकिन इट्स अ लॉन्ग स्टोरी नाउ, इट्स ओवर नाउ। हमने पायलट चेंज कर दिया एंड नाउ वी डोंट वांट एनी पायलट इन आवर प्लेन्स। सो ब्रेक का टाइम हो गया है, मिलते हैं एक फ्लाइंग वाले ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। टाइम हो गया वॉइस नोट का। अगर आप चाहते हैं इस शो का हिस्सा बनना, आप चाहते हैं स्टेज पे आके परफॉर्म करें, आप चाहते हैं अपना वॉइस नोट इस शो पे चले, तो कांटेक्ट नंबर दे रहे हैं ना हम, आप कांटेक्ट कीजिए ना। एक अदद वॉइस नोट मौजूद है, चलते हैं वॉइस नोट की जानिब। जी वॉइस नोट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हारून है, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ।
आपका शो देखता हूँ, काफ़ी अच्छा लगता है। दोस्तों के साथ भी काफ़ी आपकी जो है ना छोटी छोटी जो नोक झोंक होती है आपस में, वो भी बड़ा हम पसंद करते हैं। ज़्यादातर हम आपका शो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ही देखते हैं, क्योंकि हम जो है ना नॉर्मली हमारे पास टाइम होता नहीं सुबह का, तो कभी कभी रिपीट हम रात में देख लेते हैं। बहरहाल मुझे आप सबसे एक फन लविंग एक टॉपिक पे बात करवानी है कि मैं चाहता हूँ कि आप उस पर अपनी राय दीजिए कि सोसाइटी में बड़ा जो है ना प्यार को लेके जो है ना बड़ा डिस्कस करते हैं लोग। तो मुझे ज़रा बताइएगा कि ये जो शादी है ये लव वाली होनी चाहिए या अरेंज, इस पर ज़रा प्लीज़ बात कीजिएगा और अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। लाहौर लाहौर है, कराची लाहौर का शहर है। जी जी, वेरी नाइस, जेंटल एंड लवली टॉपिक। लेकिन ये इतना हम इस पे बात कर चुके हैं ना, लेकिन देखिए हम बात, ये शादी वाला कुछ नया है वैसे, शादी वाला आपकी एक्साइटेड ऑडियंस है ना, लव मैरिज होनी चाहिए या अरेंज मैरिज होनी चाहिए। देखिए शादी होनी चाहिए बस। शादी पहले तो होनी चाहिए, ये वो लड्डू जो खाया पछताया, जो ना खाया वो भी पछताया। लेकिन मुद्दा ये है कि कैसा शौहर होना चाहिए। भाई शौहर वो होना चाहिए जो आपको आपके सारे हक पूरे करे, जो भी आप डिजर्विंग है जिस चीज को लेके, मतलब मैं फाइनेंशियल स्टेटस की बात कर रही हूँ, फाइनेंशियली आपको सिक्योरिटी दे, आपको इमोशनल सिक्योरिटी दे, मेंटल कंपेटिबिलिटी आपकी मिलनी चाहिए। तो अब इसमें वेदर इट्स लव और अरेंज डजंट मैटर, इससे कोई, क्योंकि मैंने देखा अगर मैं ये बोलूँ कि लव मैरिज करनी चाहिए तो फिर सारे लव मैरिज की तरफ जहन ना कहीं इंसान सोचने पे मजबूर होता है। तो मैं किसी चीज के भी हक में नहीं हूँ, मैं दोनों को इक्वालिटी की नजर से देखती हूँ। जो भी आपको लगता है कि ये इंसान मेरे लिए, और देखें मैं आई एम नोबडी टू से कि ये वाली करें या वो वाली करें, आपको जो भी समझ में आता है, अगर आपको कोई अच्छा लगता है उससे करें, अगर कोई नहीं पसंद तो घर वालों को जो समझ में आता है उससे करें। लेकिन एक चीज यहाँ बोल सकती हूँ, और वो इस्लामी एतबार से भी बिल्कुल जायज है कहनी, नेशनल टीवी पे बैठी हुई हूँ, कि अगर आपको कोई समझ में आता है तो प्लीज गो फॉर इस्तिखारा। उसमें जो आता है उसमें कोई फिर दूसरा क्वेश्चन नहीं है, वो अल्लाह पाक के आपसे आप डायरेक्ट होते हो। तो उस हिसाब से मैं बोलूँ कि अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो ये करें, उसमें जो भी आता है फिर वो कंसीडर कीजिए। दिस इज इट। बिल्कुल ठीक कहा आनम आपने। और आपने पूछा कि अरेंज मैरिज करनी चाहिए लव मैरिज। हारून साहब, अगर दिल से आपको कोई पसंद है और आपको लगता है कि आप पूरी जिंदगी उनके लिए तमाम चीजें करेंगे, ऐसा नहीं है कि लव मैरिज करके 5 साल तक वही बीवी अच्छी लगे और 5 साल बाद आप कहीं और बाहर जो है इंटरेस्ट करें। क्योंकि मैंने बहुत देखी है लव मैरिजेस भी कि जिन्होंने दूसरी शादी कर ली, तीसरी शादी कर ली, कि नहीं पहली वाइफ जो है वैसी नहीं रही। तो वैसी हो या ऐसी हो, शादी वहीं होनी चाहिए जहाँ पे आप तमाम फराइज जो अपना फरीजा है वो अंजाम दे सकते हैं। लाइक फाइनेंशियल आप उनको सपोर्ट करते हैं। बीवी मैंने बहुत सारे यूनस लोगों को देखा है कि जो हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में बीवी को तो 10 हकूक बता देते हैं कि बीवी के ये हकूक है, लेकिन शौहर के भी हकूक होते हैं। तो वो भी पढ़े। निकाह करने से पहले मुझे लगता है कि आप लोगों में बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। टोटल भी अरेंज मैरिज ना हो कि आपको पता नहीं हो कि एक बंदी का माइंडसेट क्या है या आपका माइंडसेट क्या है। आप निकाह या एंगेजमेंट से पहले उस इंसान से गुफ्तगू करें। देखिए ये चीज शायद हमारे माशरे में नहीं है कि नहीं बच्चियां या बच्चों को जो है इस तरह से बात करने की इजाजत, लेकिन हो तो बेहतर है कि आपको अगले इंसान का समझ आए कि आपकी और उनकी केमिस्ट्री मैच हो सकती है या नहीं। राइट, बिल्कुल ऐसा ही है। मुझसे ना पूछे, मुझे अभी से सिखा रही है, मुझसे ना पूछे शादी के बारे में, लव मैरिज करनी अरेंज मैरिज पास। मैं कहूंगी करो ही ना। सना के बिहाफ पे मैं बोल रही हूँ और सना ये कहना चाहती है कि करो ही ना, लेकिन ये भी गलत है क्योंकि इस्लाम में ये कहा गया और इस्लाम में शौहर का बहुत दर्जा है। तो आप प्लीज करें, जरूर करें। एक कुआं बना हुआ है, सब उसमें जा रहे आप देख रहे हैं कि हाँ सब जा रहे, वापस नहीं आ रहा। नहीं सना, शादी इज रियली इंपॉर्टेंट। आपको इस सोसाइटी में अगर इमेज दिल तो बहुत हो रहा है लेकिन हो नहीं रही। ये वो लड्डू जो आपको भी खाना पड़ेगा पास। अच्छा, शादी जो है लव मैरिज होनी चाहिए या अरेंज मैरिज होनी चाहिए? मेरा ये मानना है चाहे वो लव हो या अरेंज हो, रिस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो हस्बैंड के हवाले से हो या औरत के हवाले से हो, तो दोनों का जो है वो रिस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। जब होते हैं ना 2 साल या 3 साल गुजर जाते हैं तो वो तू तड़ाक और बदतमीज़ी पे ये चीज़ें आ जाती हैं। मैं ये औरत की बात कर रही हूँ कि बदतमीज हो जाती है या मतलब आगे से जवाब देना शुरू कर देते हैं। और मर्द क्या करते हैं, मर्द जो है वो औरतों पे तशद्दुद करते हैं या उनको मारते हैं, तो ये चीज़ गलत है। और रही बात लव मैरिज की और अरेंज मैरिज की, तो उसमें मैं ये रेकमेंड करूंगी कि आप लोग अरेंज मैरिजेस इसलिए करें क्योंकि मुझे लगता है जब लव मैरिजेस होती हैं तो फ़ोन कॉल्स और ये सब चीज़ें जो है वो मिलना मिलाना स्टार्ट हो जाता है, तो रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है। जब आप अरेंज मैरिजेस करते हैं तो आपकी फैमिली इन्वॉल्व होती है। नो, आई हैव सीन द कपल्स हु डेटेड फॉर 6 to 8 years, लेकिन
लेकिन उनके बीच कोई तजाद नहीं है। बट मुझे ऐसा लगता है, या हर बंदे का अपना ओपिनियन है कि जी मैं आपको बताता हूँ, आपने इस्तिखारा की बात की, यहाँ पे ऐसे भी रिलेशन होते हैं, 4-5 साल का रिलेशन होता है, उसके बाद लड़की फोन करके बोलती है बॉयफ्रेंड को या होने वाले शौहर को कि हमारे यहाँ इस्तिखारा नहीं आया। तो इस्तिखारा पहले किया जाए, डेटिंग से अम्मा नहीं मान रही, उसके पास एक्सक्यूज अलग है, इधर इस्तिखारा नहीं है, ठीक है। लव मैरिज हो, अरेंज मैरिज हो, फोर्स मैरिज ना हो बस, ठीक है। मैं आपको फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ लव मैरिज और अरेंजमेंट में डिफरेंस क्या है। लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, जीतता वही है जिसके पास सरकारी नौकरी होती है। क्या बात की यूनस आपने। एक लड़की थी, एक जोक बताते, एक लड़की थी, वो अकेले घर पे बैठी हुई थी, अचानक से भूत आ गया, तो लड़की ने चिल्लाया भूत, तो इतने में उसकी दोस्त ने कहा ये सरकारी ऑफिसर है। नहीं, मैं आपको बता दूं लव मैरिज और अरेंज मैरिज का डिफरेंस क्या है। अरेंज मैरिज होती है कि शौहर बैठा हुआ है बेड पे, उसने बोला चाय बनाओ, चाय ले आओ, ठीक है। और लव मैरिज में क्या होता है, चाय ले आओ, तो देयर इज अ डिफरेंस कि आप जी बस वो सिर्फ स्ट्रेस का डिफरेंस है, लेकिन स्ट्रेस का भी डिफरेंस है, ठीक है। मेरा एक ओपिनियन है कि जिससे आप प्यार करते हैं उससे शादी नहीं हो पाती अगर आपकी, तो जिससे आप शादी करते हैं उससे प्यार करना है। तो इट्स अबाउट कि व्हाट डू यू डू। नहीं, ऑप्शन तो बहुत है, 4 ऑप्शंस होते हैं, लेकिन आपको पता प्यार किया नहीं जाता ना, प्यार हो जाता है। नहीं, प्यार करवाया जाता है, करके वो फिर प्लान होता है। देखिए, अगर मेरे पास बोंडा पिविक है तो सरकारी नौकरी है तो होता है, फिर इस्तिखारा भी सही आता है, फिर सब चीजें सही आती है। मैं आप लोगों से ओपिनियन पूछना चाहता हूँ कि लव मैरिज, क्योंकि हारून साहब का जो लाहौर से सवाल था वो ये था कि अरेंज मैरिज करनी है या लव मैरिज करनी है, बताएं। देखिए, नंबर 1 चीज तो ये कि इस्तिखारा, वो जो आप बोल रहे हैं चीजें, वो तो इस्तिखारा पे तो कोई डिबेट नहीं है, उसको तो हम रखते हैं एक तरफ। आपका जो सवाल था कि लव करनी चाहिए या अरेंज करनी चाहिए, देखें लव इज अ वंडरफुल फीलिंग, लेकिन अगर आप लव मैरिज करते हैं उसमें ना फिर बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता चीजें स्लो डाउन, काम डाउन, ठंडी होती हैं, बैठ जाती हैं। तो एक्सपेक्टेशन लड़की की होती है कि इससे मैं शादी करूं, मुझे हमेशा वो, जैसे आज डे 1 एक्साइट करता है, 365 डेज के बाद भी मुझे वैसे ही एक्साइट करेगा। अरे इट्स नॉट नेसेसरी कि आप लोगों का जो एक्साइटमेंट का लेवल है वो सेम रहे, चीजें बदलती हैं, हालात बदलते हैं। तो बेटर नो बेटर गो फॉर अरेंज मैरिज, क्योंकि अरेंज अरेंज मैरिज करोगी आप अनम? हाँ, मेरे क्यों कसम है आपको, आपने लिखा पढ़ाना है जी। कायनात, लव और अरेंज, हाईली रिकमेंडेशन लव मैरिज, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड और खुद भी ये उम्मीद नहीं करूंगी कि मेरे हस्बैंड को किसी और से प्यार हो और मुझे अरेंज मैरिज के नाम पर थोप दिया जाए। हाईली रिकमेंडेशन लव मैरिज, और लव मैरिज से जो भी घर बने ना बने, अपनी दोनों की जो थी अंडरस्टैंडिंग से। जी सना, बेहतर ये है कि करो ही ना, लेकिन फिर भी अगर करनी है, क्योंकि एक मुआशरे की तल्ख हकीकत करनी है, तो लव तो ये तल्ख हकीकत लव है जी। लव अगर आपने किसी से मोहब्बत की, वो आपको मिल रहा है, कर लो यार, ठीक है जी, बताएं। रोक ले यूनस में गॉड यूनस, आपने कहा था कि सरकारी नौकरी होगी, गाड़ी वाड़ी होगी, तो जो है वो लड़की जो है वो जल्दी मान जाएगी शादी के लिए ना, घर वाले उसके एग्जैक्टली घर वाले भी और लड़की भी जल्दी मान जाएगी। आजकल का दौर चल रहा है जो आप बयान कर रहे हैं, और जैसे कि सना ने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता कि प्यार ही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। सना, वाकई में आजकल के दौर में ये चीजें मैटर करती हैं, कि आप लोग इस चीज के ऊपर एनीवे, मैं जो अपना ओपिनियन दूंगी वो ये है कि अरेंज मैरिज, मोहब्बत ने खुदकुशी की है। देखें, अरेंज मैरिज ठीक है, क्योंकि मैं अपना ओपिनियन दे दूं कि अरेंज बहुत लंबी लास्ट करती है, फैमिली सपोर्ट करती है। ऐसा नहीं, लव मैरिज भी करती है, अम्मा जी दोनों करती हैं, एग्जांपल है। हाँ गाइस, आप लोग शादियों से फारिग हो जाए तो फिर मैं सबके ओपिनियंस है, यूनस का ओपिनियन। देखें, सिंपल सी बात है, जो प्यार है वो बहुत जरूरी है, वो शादी से पहले हो या शादी के बाद हो, बट ये वाली अप्रोच बहुत अच्छी है कि वो जो स्पार्क है रिलेशनशिप में शादी के बाद वो खत्म हो जाता है लव मैरिजेस में। जो आज के रिलेशंस की बात कर रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि हर रिलेशन की ऐसी बात हो, बट बीइंग वेरी ऑनेस्ट मेजॉरिटी केसेस ये होता है कि शादी के बाद स्पार्क ही नहीं है, वो एक दूसरे को जानना जो एक शादी का एक ब्यूटीफुल चीज है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक और चीज लोग बोलते हैं कि मैरिज आप उससे करें जो आपको प्यार करता होगा, एज कम्पेयर टू आप उसको प्यार करें। वो कहते हैं कि शौहर बीवी का गुलाम बन जाता है अगर शौहर बीवी से प्यार करता हो, और अगर बीवी आपको प्यार करती हो शौहर को, तो वो ज्यादा एक चीज होती है कि यार ठीक है, लेकिन मैन को
फ्लॉज हर बंदे में, हर इंसान में, we can't say कि this is good, love marriage good, arranged marriage good, which is about कि how you carry it out. जो दिल चाहे करो, जो दिल चाहे करें, लेकिन शादी करो, बच्चे पैदा करो, because हम चाहते हैं कि मुसलमान की पॉपुलेशन पूरी दुनिया से बढ़ जाए। और जो इंडिया, अमेरिका घबरा रहे हैं, यहूदी घबरा रहे हैं ना कि मुसलमान की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, यही तो करना है। एक फैमिली के 6 बच्चे चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं, बच्चे 2 ही अच्छे, एक लड़का एक लड़की। महंगाई बहुत है यूनुस, महंगाई बहुत है। और इसी बात से याद आया कि महंगाई से ब्रेक बहुत जरूरी है। महंगाई में ब्रेक आ जाए और ऑडियंस खरीदे वो एड, जाके कमर्शियल प्रोडक्ट्स, और हमें फिर पैसा मिले, फिर हम अमीर हो, फिर हम भी शादी करें और 2 बच्चे करें, तो मिलते हैं 2 बच्चों वाले ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आज मेरे पास एक ऐसी न्यूज है जो बहुत सारे लोग जो है किम कार्दाशियन को जानते हैं। मैं इसलिए कह रही हूँ कि बहुत सारे लोग जानते होंगे, यकीनन जो यूट्यूब पे भी देख रहे हैं वो सब भी जानते होंगे किम कार्दाशियन को, क्योंकि किम कार्दाशियन की 279 मिलियन फॉलोवर्स हैं। मतलब पाकिस्तान की जितनी पॉपुलेशन है उतनी इनके इंस्टाग्राम पे फॉलोवर्स है। बट किम कार्दाशियन एंड फ्लॉयड मेवेदर का केस जो है पिछले साल का था, लेकिन दोबारा सुर्खियों में आया है। फ्लॉयड मेवेदर जो हैं, आप सब जानते हैं कि बॉक्सर हैं, और इनकी भी मिलियंस, लाइक 30 मिलियन इनके फॉलोवर्स हैं। गरीब हाँ, किम कार्दाशियन के सामने बहुत गरीब है। बट एनीवेज क्या हुआ है, इनके ऊपर इल्जामात, इनके ऊपर इल्जाम लगा है कि इन्होंने की है पंपिंग एंड डंपिंग। एवरीवन नोज कि हमें पता है कि जो इन्फ्लुएंसर होते हैं, वैसे तो किम कार्दाशियन की फैमिली, जो कार्दाशियन फैमिली, कैली जेनर एंड ऑल, इनके वैसे ही बहुत सारे ड्रामे जो है पता चलते रहते हैं। कभी कहते हैं कि वैसे तो इनके हस्बैंड भी, कान्ये वेस्ट ने भी कहा कि वो बैंक करप्ट हैं, बट एंड में देखा तो कुछ और निकला। कभी ये ट्रम्प को सपोर्ट करते हैं, कभी ये ट्रम्प के अगेंस्ट होते हैं, बट बात यहाँ पे वो नहीं है, इशू ये नहीं है। इस इशू से मैं आपको आगाह करती हूँ कि किम कार्दाशियन फ्लॉयड मेवेदर का जो केस है वो केस है कि इन्होंने स्कैम किया है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। इन्होंने की है पंपिंग डंपिंग, बिकॉज ये इन्फ्लुएंसर हैं, इनको काफी बिजनेसमैन जो हैं अप्रोच करते हैं फॉर पेड पार्टनरशिप के लिए। मतलब इंस्टा पे एक पोस्ट लगा दो तो ये काफी मिलियंस लेते हैं। बट यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, इन्होंने की इन्फ्लेशन, एक कॉइन आया है क्रिप्टो करेंसी में जिसको कहते हैं इथेरियम मैक्स। ये कॉइन की, इस कॉइन की इतनी वैल्यू नहीं थी, तो किम कार्दाशियन ने जो है, मैं बताती हूँ कि किम कार्दाशियन ने इसकी वैल्यू कैसे बढ़ाई है। मैं स्पेसिफिक आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों को सही वजह पता हो और मैं आपको मजीद ब्रीफ कर सकूं। किम कार्दाशियन एक पोस्ट लगाया, आर यू गाइज इनटू क्रिप्टो? फिर इन्होंने लगाया, दिस इज नॉट द फाइनेंशियल एडवाइस बट शेयरिंग व्हाट माय फ्रेंड जस्ट टोल्ड मी अबाउट द इथेरियम मैक्स टोकन। अब ये साफ साफ कह रही हैं कि गाइस आप क्रिप्टो करेंसी में ये प्रमोशन कर रही हैं, ठीक है। फिर इन्होंने कहा कि मेरे दोस्तों ने मुझे बताया है इथेरियम मैक्स, और फिर नीचे ही, मतलब नीचे आर्टिकल में इसका पूरा ऐड डाल के और इन्होंने लिखा कि पेड कैंपेन, ठीक है, कि मतलब इनको प्रमोशन के लिए पे किया गया। अब ये चीज इन्होंने की, और मैं आपको एक मजीद बात बताती हूँ क्योंकि मैंने 2 नाम लिए थे, तो ताकि आपको समझ आए कि फ्लॉयड जो मेवेदर है इन्होंने क्या, इन्होंने तो हद ही कर दी। इन्होंने अपनी बॉक्सिंग मैच में जो है बाकायदा क्रिप्टो का जो ये इथेरियम मैक्स है इस कॉइन को प्रमोट किया बॉक्सिंग मैच से पहले, और उसके बाद मियामी में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहां पर भी इन्होंने इथेरियम मैक्स को प्रमोट किया। अब जाहिर सी बात है एक कॉइन की इतनी वैल्यू नहीं है, ये कर रहे थे ये सेलिब्रिटीज पंपिंग एंड डंपिंग। अब पंपिंग एंड डंपिंग क्या होता है कि फॉर एग्जांपल एक कॉइन आया मार्केट में, उसकी इतनी वैल्यू नहीं, लेकिन क्योंकि मैं कायनात काज़मी हूं, क्योंकि ये अनम गौहर है, तो हम यहाँ पे एक शो करते हैं, हमारा फेस ऐसा नॉन फेस है, लोग बहुत हमें प्रेफर करते हैं, हमारी बात सुनते हैं, तो हमने किसी चीज को प्रमोट कर दिया। अब जिस चीज को हमने प्रमोट किया ना, तो हमारी वजह से इन्फ्लुएंसर, क्योंकि हम इन्फ्लुएंसर हैं, तो हमारी वजह से इन्वेस्टर्स आएंगे। अब इन्वेस्टर्स आएंगे तो इन्वेस्टर वो चीज खरीदेंगे। अब असल में ये हुआ था कि अनम ने, मतलब ये फ्लॉयड मेवेदर है और मैं किम कार्दाशियन एक बात कर रही हूँ कि असल में हमने कॉइन्स खरीदे इथेरियम मैक्स, इसकी प्रमोशन करने के बाद हमने कॉइन्स खरीदे। अब जब इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा आए ना, तो हमने की इन्फ्लेशन होता है, महंगा कर दिया उस कॉइन को, महंगा किया, जो है नहीं वो करके बताया, उसकी वैल्यू बढ़ा दी। वैल्यू बढ़ाने का मतलब वैल्यू बढ़ी है तो पंपिंग हुआ, और वैल्यू गिराने का कि जब हमने फौरन से, जब वो वैल्यू बढ़ी तो हमने अपने सारे कॉइन्स जो है सेल कर दिए। अब सारे कॉइन्स जो सेल किए वो हो गई डंपिंग, मीन्स कि आर्टिफिशियल हमने उसका वैल्यू बढ़ाया, फेक वैल्यू बढ़ाने का इन्फ्लेशन किया। इन्फ्लेशन के बाद जो बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने हम दोनों पे भरोसा किया, मतलब कि फ्लॉयड मेवेदर पे और किम कार्दाशियन पे भरोसा करके उस कॉइन को खरीदा जिसकी वैल्यू नहीं थी। लेकिन ये तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है ना,
सना ये है, लेकिन क्योंकि इन्होंने धोखा दे, बिकॉज आपको पता होगा पंपिंग एंड डंपिंग इलीगल है, चाहे वो हॉलीवुड में किया जा रहा, बॉलीवुड में किया। केस इन्वेस्टर्स ने किया इनके खिलाफ, इन्वेस्टर्स ने केस किया क्योंकि ये साफ साफ इन्होंने पेड कैंपेन चलाई जिसकी वैल्यू नहीं थी। इन्होंने इस पे लिखा हुआ है कि मिसलीडिंग और फेक मतलब इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करवाने के लिए मिसलीड किया गया, मतलब उसकी वैल्यू नहीं, उसकी चीजें इतनी मजीद जो ब्रीफिंग दे रहे थे, बार बार जो कैंपेन चलाए थे, तो लोगों को लगा कि इतने बड़े स्टार्स जो है इसको प्रमोट कर रहे हैं तो ये आगे जाकर क्योंकि अगेन कॉइन भी आपको पता है कि रिस्क पर ये जो डिजिटल करेंसी, क्योंकि इनका जो है आप रिस्क लेकर ही कॉइन्स खरीदते हैं। बहुत सारे लोगों ने इसको फेक कहा, बहुत सारे लोगों ने कहा ये कॉन्स्पिरेसी है, पता नहीं क्या, इनके फाउंडर्स का पता नहीं, बट वो खैर अलग बहस है। मेरा यहाँ पे टॉपिक लाने का मकसद ये है कि जो स्टार्स हैं, जो इन्फ्लुएंसर हैं इतने बड़े, तो बताने का मकसद ये है कि किम कार्दाशियन हो या फ्लॉयड मेवेदर हो, इनके जो केस है, अभी जो स्पोक पर्सन है उन्होंने कहा है वी डिस्ट्रीब्यूट द एलिगेशंस एंड लुक फॉरवर्ड टू द ट्रुथ कमिंग आउट। अब सच्चाई क्या है, सच, क्योंकि पिछले साल से इनके ऊपर ये केस चल रहा है, अभी तक ना इन्होंने डिनाई किया है ना इन्होंने एडमिट किया है। और अगेन मैं यही बात करूंगी कि कंक्लूजन ये है कि लालच बुरी बला है, लालच आप रखेंगे तो यही होगा। मेरा बेसिकली पूरी स्टोरी लाने का मकसद ये था कि इतने बड़े इन्फ्लुएंसर, तभी मैंने इनके फॉलोवर्स बताए थे, कोई मैं इनको प्रमोट नहीं कर रही, मैं आपको बता रही हूँ कि समटाइम जिन्हें आप आइडियल मानते हैं, आप उनसे इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं और आपको लगता है कि वो जो कर रहे हैं, वो जो प्रमोट कर रहे हैं वही सही है। बहुत सारी ऐसी पेड कैंपेन्स होती हैं जैसे आपको लगता है कि कुछ भलाई कर रहे हैं, जबकि वो उस चीज का पैसा लेते प्रमोट करते हैं। समटाइम वो चीज अच्छी होती है, समटाइम वो चीज बैड होती है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप ऐसे किसी भी आइडल से इन्फ्लुएंस ना हो, आपको अगर इन्फ्लुएंस होना है, वैसे पाकिस्तान में तो इमरान खान साहब से हो, लेकिन उसके अलावा ये स्टोरी आपको, मैंने जो कहा कि ये स्टोरी लालच बुरी बला है, तो प्लीज आप सोचिएगा, मतलब हमेशा उस चीज की तरफ ना जाइएगा जो चमकती भी लगे। कैपिटलिज्म की अगर हम बात करें तो इज इट रॉन्ग? They are getting paid to promote any product. They are allowed to. अगर इन्वेस्टर्स ने किया, I don't think so, किम कार्दाशियन ने किसी इन्वेस्टर को बोला कि आओ करो, उन्होंने अपनी पब्लिक प्रमोट किया ना, तो इजंट की कोई पार्टनरशिप या ऑन पेपर कॉन्ट्रैक्ट था, आपने प्रमोट किया इसलिए हमने इन्वेस्टमेंट की। यूनस केस इसलिए हुआ है कि अगर मैंने आपको इसीलिए बहुत डिटेलिंग में बताया, वरना केस तो इन्वेस्टर्स ने केस किया और भी बहुत सारी चीजें कि आप पहले कह रहे हो, आपने शायद वो सुना है कि वो पहले कहनी कि फ्रेंड्स ने रेकमेंड किया तो मैंने टोकन लिया चीजें, फिर नीचे वो पेड वो बता रही कि उनको पेमेंट मिली है, और उन्होंने अगेन केस ये नहीं था कि वो प्रमोट करिए, केस ये था इन्फ्लेशन करके महंगा करके कॉइन को उन्होंने अपने सारे कॉइन्स बेच दिए जो खरीदे हुए थे, धोखा नहीं किया, साफ साफ पता है। मैं इस पर एक चीज कहूंगी, वो ये है कि देखें, सेलिब्रिटी जब आप होते हैं ना, आपके कंधों में बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, बहुत बड़ी होती है। मैं तो उन लोगों के भी खिलाफ हूँ जो कि सिर्फ कुछ पैसों पर लोगों की जिंदगी को दांव पे लगा देते हैं। वो कैसे कि अभी मैं एक लड़की हूँ, अगर मैं अपने किसी भी सोशल अकाउंट पर एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि आपको पता है कि ये मैंने इस्तेमाल किया, जो कि खराब है, स्किन के लिए खराब है, लेकिन आप फिर भी दूसरों को ये मशवरा दे रहे हैं सिर्फ कुछ पैसों के लिए कि आप भी ये इस्तेमाल करें, तो आपको नहीं लगता कि आप ये ज्यादती कर रहे हैं अपने साथ भी, दूसरों के साथ, शायद आप इस्तेमाल भी नहीं करेंगे। एग्जैक्टली। तो ये चीज बहुत जरूरी है कि आप लोगों को, जो आपके फैंस हैं, जो मैं अगर अपनी बात करूं, मैं लोगों को हमेशा वही बताऊंगी जो मेरे लिए बेहतर है। आप पहले अपने बारे में, अपनी गिरेबान में झांके, उसके बाद आप कोई भी बात करें। ऐसा नहीं कि चंद पैसों के लिए आपने अपना जमीर बेच दिया। गवर्नमेंट रिस्पांसिबल, सॉरी जस्ट सेइंग, गवर्नमेंट रिस्पांसिबल है ना, अगर वो प्रोडक्ट सेफ नहीं है फॉर अ ह्यूमन यूज तो उसको बैन होना चाहिए बिफोर इट एंटर्स इन द मार्केट। वो प्रमोशन और सारी चीजें, पंपिंग एंड डंपिंग उन्होंने की है, पंपिंग एंड डंपिंग एक फेक चीजें उन्होंने की है, गवर्नमेंट ने तो उसको बैन किया ही नहीं, इलीगल तो है ही नहीं कॉइन्स खरीदना। टेस्ला की शेयर की प्रमोशन करते हैं, ठीक है, वो इन्फ्लेशन बढ़ा देते और सारे अपने स्टॉक बेच देते, तब भी केस होता क्या? इट्स ऑल अबाउट कि देखिए, आई एम नॉट टेकिंग एनीबॉडी साइड हियर, आई एम टॉकिंग अबाउट द सोसाइटी का कल्चर। कैपिटलिज्म सोसाइटी है उनकी, यूएस इज बेस्ड ऑन कैपिटलिज्म। बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने यही तो इल्जाम लगाया कि इन्होंने कमाया है, इन्होंने कमाया और वो रोड पे। हमारे इन्फ्लुएंसर्स की अगर हम बात कर लेते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो फेयरनेस क्रीम को प्रमोट करते हैं, इवन दो इट्स के अब नाम भी चेंज कर दिया है बहुत सारे ब्रांड्स का कि आपका फेयर नाम नहीं आना चाहिए, चिट्टा नाम नहीं आना चाहिए, ग्लो श्लो गया वो तो तब भी नहीं आता। इट्स ऑल अबाउट कि आई एम एन इन्फ्लुएंसर, मैं सेलिब्रिटी हूं, मेरे इंस्टाग्राम पे मोर देन मिलियन फॉलोअर्स हैं, मुझे कोई कंपनी करती है, फॉर एग्जांपल कोई सेल फोन करती है कि आप ये अपने पोस्ट लगाएं, प्रमोट करें, मैं प्रमोट करता हूं, आई एम गेटिंग अ फोन, I might use it, I might give it to somebody else as a gift,
इट्स ऑल अबाउट हाउ। बट अगर उसी मोबाइल में कोई वायरस हो जो आपको पता है कि आपके काम के लिए या किसी भी चीज के लिए, आपके डेटा के लिए अच्छा नहीं है, तो आप क्या अपनी आवाम को बताएंगे कि आप इस्तेमाल करें? सॉरी, यहाँ पे बहुत हेल्दी वो जो है वो चल रहा है, क्योंकि मुझे अनम का भी पॉइंट ऑफ व्यू जानना है, उर्शिया का भी, लेकिन मैं यहाँ एक बात नहीं आपसे बात कर रही हूँ। यहाँ पर बात यह है कि एक एग्जाम्पल देने के तौर पर प्रभास जो है बाहुबली के, सबको पता है कि एक एक्टर है, उन्हें कहा गया फेयरनेस क्रीम वालों ने कहा कि आप ऐड करें, तो उन्होंने कहा मेरा रंग देखे, मैं इतना मतलब आई एम नॉट रेसिस्ट बात नहीं कर रही, उन्होंने कहा मेरा कलर देखे मैं ये कमर्शियल नहीं कर सकता, ऐड नहीं कर सकता, जबकि उनको बहुत पैसे मिल रहे थे। तो अगेन आपको अगर किसी भी चीज की प्रमोशन करनी हो और इन्फ्लुएंसर हैं आप, तो आपको आवाम को इन्फ्लुएंस करना है, आप गलत चीजों के लिए नहीं कर सकते। अगेन मैं यही बात करूंगी, मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं जिस तरह से आप बात करें। यहाँ ब्रेक का टाइम और ब्रेक के बाद जान लेंगे पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन मैं फिर ये कहूंगी कि किम कार्दाशियन ने कहा आर यू गाइज इनटू क्रिप्टो, और बहुत सारी बॉक्सिंग पे भी फ्लॉयड मेवेदर ने किया। अगेन अप टू यू गाइज, आप देख लें आपको क्या करना है, नीचे कमेंट सेक्शन पे बता दीजिएगा। अभी वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के आने के बाद हम मजीद जानेंगे, मजीद बात करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते हमारे शो के थ्रू या हमारे अपने आपस के पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू आप लोगों को कोई गलत मैसेज जाए। तो कहीं मत जाएगा, देखते रहें गपशप। वेलकम बैक। और यहाँ पे जो कायनात का टॉपिक था उस पे जो मेरा इनपुट है वो यही कि बीइंग एन इन्फ्लुएंसर वी फील सो मच प्रेशर ऑन आवर शोल्डर्स कि हम करेक्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाएं, या कोई किसी भी तरीके से कुछ भी मिसगाइड ना करें कि आप लोग हमसे इंस्पायर हो के या इन्फ्लुएंस हो के कोई ऐसा डिसीजन ले बैठे कि आने वाले वक्तों में आपको रिग्रेट हो। और ये जो डिजिटल करेंसीज का आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है, माइट भी आगे आने वाले वक्तों में हम इसी में डील करें, बट फिलहाल ये इट सीम्स क्वाइट इलीगल। तो इसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी जब तक कि हमारे मुल्क पे इस पे लीगल का स्टैंप नहीं लग जाता, मैं कोई स्टेटमेंट नहीं दूंगी। अनम, इसमें मैं भी एक चीज ऐड करना चाहूंगी, जितने भी सेलिब्रिटीज या फेमस लोग हैं वो किसी भी चीज को प्रमोट, ऐसी चीज को प्रमोट ना करें जो कि लोगों के लिए हार्मफुल हो। बिल्कुल ऐसा ही है। जब हम हार्म की बात करें तो मुझे हमेशा बात करती हूँ मैं कश्मीर के हवाले से, और मुझे वो लोग याद आते हैं जिस पर जो है वो 5 अगस्त से अब तक लॉकडाउन आप लोगों ने नाफिज करके रखा है। आज मेरे पास एक ऐसी न्यूज है कि मैं कहूंगी कि सारी इंसानियत जो है, ये बड़ा इंसानियत सोच वाकया है जो मैं आज बयान करने वाली हूँ। ये बेसिकली जब कोई, हम तो हमेशा बोलते हैं, मुसलमान तो हमेशा बोलते रहते हैं इस चीज के हवाले से, लेकिन अगर बात कोई आगे से जो है वो गोरों की तरफ से भी अब आ जाए कि आप लोग जो है वो सीरियसली अब भारत के अंदर जो है मकबूजा कश्मीर में नस्ल खुशी के वाकयात बढ़ते जा रहे हैं, तो फिर हमें बुरा लगता है इस चीज का। कहीं ना कहीं इत्मीनान इस चीज का है कि 2019 से लेकर अब तक जो है वो हम सिर्फ ये बात ही कर रहे थे कि जी नस्ल खुशी हो रही है, आप लोग कश्मीर के अंदर जो है वो नस्लें बर्बाद कर रहे हैं, नस्लें तबाह कर रहे हैं, आप लोग मुसलमानों का नाम और निशान मिटाना चाहते हैं। वहां पर कोई दूसरा उठकर बात नहीं कर रहा था। आलमी अदालतें खामोश होती हैं, हम जब भी UN में जाते हैं वहां पर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं होती हमारी। लेकिन अभी जो मैं बात कर रही हूँ वो है जी जेनोसाइड वॉच की तरफ से जो है वो अभी रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें ये चीज वाज़ेह तौर पर कही गई है। जेनोसाइड वॉच के जो बानी है उन्होंने ये चीज कही है कि भारत के अंदर जो है नस्ल कुशी के जो वाकयात है वो अपने 8वें मरहले में दाखिल हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं, 8वें मरहले में, यानी कि पहला मरहला गया, दूसरा गया, तीसरा गया, चौथा गया, अब 8वां आ गया। मतलब वो हद उन्होंने, भारतीयों ने पार कर लिए कि अब नस्ल कुशी के वाकयात में 8वें मरहले में वो जो है वो अब दाखिल हो चुके हैं। इसके जो बेसिकली अगर आप ये रिपोर्ट भी जाकर पढ़े तो इसमें ये चीज, मैं इनका ट्वीट भी दिखाना चाहूंगी, आप स्क्रीन पर इनका ट्वीट भी देखिए कि इन्होंने कितना तनकीद करते हुए भारत को ये चीज क्लियरली कही है कि अगर ये वाकयात, जो ये दिलसोज वाकयात है, अगर ना थमे तो भारत के अंदर से, स्पेशली कश्मीर के अंदर जो है वो मुसलमान खत्म हो जाएंगे। अब कश्मीर के अंदर तो है ही मुसलमान, आप ये देखिए कि कश्मीर के अंदर तो रहते ही मुसलमान है, नहीं मेजॉरिटी क्या, पूरे ही मुसलमान है ना। हाँ, जब वहां पर है ही मुसलमान तो आप मुसलमानों के खत्म होने की जब बात कर रहे हैं, इसका मतलब आप कश्मीर के खत्म होने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर यही पॉइंट आता है ना कि आप कश्मीर के खत्म होने की, क्योंकि फिर मुसलमानों को एक ही शर्त में खत्म कर सकता है, कश्मीर खत्म, मुसलमान खत्म, कश्मीर खत्म। जब तक मुसलमान है तब तक मकबूजा कश्मीर है, और जब तक मकबूजा कश्मीर है तब तक मुसलमान है। क्या खूबसूरत बात आपने की है कि जब तक कश्मीर है, मतलब मकबूजा कश्मीर है, तब तक मुसलमान है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात करती हुई जाऊंगी, ना कि सिर्फ ये चीज़ हुई है, मोदी साहब की गवर्नमेंट की तरफ से स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में कश्मीर के अंदर कहा जा रहा है कि एक इवेंट है जो लाजमी सेलिब्रेट करना है, वो है सूर्या नमस्ते। सूर्या नमस्ते, बिकॉज वी आर मुस्लिम्स, अगेन वी रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन, प्लीज डोंट टेक अस रॉन्ग। हम हर रिलीजन, हर मजहब की लाइक रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि डिसरिस्पेक्ट तो है ही नहीं इस्लाम में ना।
तो हम एक चीज है कि हम यकीन करते हैं कि अल्लाह वाहिद है। तो सूर्य नमस्ते अगर ये इवेंट होगा तो उसमें अगर मुसलमान स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे तो वो कैसे सूरज की पूजा कर सकते हैं? सूर्य नमस्ते है ही नहीं हमारे इस्लाम में। तो जो जम्मू की चीफ मिनिस्टर हैं, जम्मू कश्मीर की जो चीफ मिनिस्टर हैं, एक डमी की तरह जो है महबूबा मुफ्ती साहिबा ने बहुत सारी चीजों में खामोशी इख्तियार की, कभी नहीं बोला, लेकिन अब वो फाइनली बोल रही हैं। वो कह रही हैं कि ये तो सरासर आप मुसलमानों को जलील कर रहे हैं कश्मीर में, आप इस तरह से ये चीजें इवेंट्स करवाने, क्योंकि आप जानते हैं तमाम तलबा जो है वो मुसलमान हैं और मुसलमानों की रिलीजन में ये चीज नहीं आती। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत ही ज्यादा अफसोस का मकाम है। और यूएन अब कहाँ है? मुझे लगता है यूएन को अब जो है ये उनके लिए लम्हा फिक्री है, कोई एक्शन लेना चाहिए, यहाँ पे आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि मुसलमानों को खत्म करने की ये भी एक साजिश है, लेकिन हमें नहीं खत्म कर सकते। एक कहावत भी है कि जिसको अल्लाह रखे उन्हें कौन पूछे। तो बात ये हो जाती है यहाँ पे कि फोर्सफुली कन्वर्जन भी अच्छी बात नहीं होती, फोर्सफुली शादी भी अच्छी बात नहीं होती, और फोर्सफुली आप अपने, क्योंकि वहां पे मुसलमान है और सूरज जो नमस्ते वाली जो भी है, दिस इज नॉट अबाउट कि मैं डिसरिस्पेक्ट करूं आपके रिलीजन को, लेकिन ये जो है जबरदस्ती पे करवाना ये बिल्कुल भी जायज नहीं है। और इसके लिए आप क्या अकल के नाखून लेंगे? आपसे तो कोई उम्मीद ही नहीं है हम लोगों को। सही बात है। मोदी साहब, आपके अब्बू में भी हिम्मत नहीं है कि कश्मीर को खत्म कर सकें, मुसलमान तो बहुत दूर की बात है। बीइंग वेरी ऑनेस्ट, वो इनकी डायलॉग भी है, दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे चीर देंगे। तो दूध मांगोगे हम पनीर कर देंगे, कश्मीर मांगोगे अभिनंदन वाला सीन कर देंगे। बीइंग वेरी ऑनेस्ट, ये जितना जुल्म करें, ये जितना भी चाहे जुल्म कर दें कश्मीर पे, अब ये जुल्म की इंतहा 8th वेव आ गई, एज यू सेड। ये अब नाउ व्हाट विल हैपन, आई विल टेल यू द फ्यूचर व्हाट विल हैपन। अब यहाँ पे एक सिविल वॉर होगी, बहुत खतरनाक वॉर होगी, जिससे इंडिया वापस डर के भागेगा। एंड जो वो कहते थे रिबेलियस है, या जो ऑलरेडी मिलिटेंट्स वहां से निकले थे टू हेल्प एंड प्रोटेक्ट मुस्लिम्स देयर, अब ये ज्यादा होगा। एंड उसके बाद क्योंकि यूनाइटेड नेशन कुछ नहीं करेगा ना, आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, यूनाइटेड नेशन ने पहले कुछ नहीं किया, अब कुछ नहीं किया, आगे भी कुछ नहीं करेगा। लेकिन यूनिस सिविल वॉर होना भी अच्छी चीज नहीं है, उसमें भी बहुत नुकसान होता है। देखिए अब ना चाहते हुए भी तो होगा ना, बिकॉज ये इनकी तरफ से कश्मीर इज देयर पार्ट राइट नाउ, जो कि नहीं है। दैट इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी। यूनाइटेड नेशंस कुछ भी, मैं समझ नहीं आती कि आप अंधे हैं, यू कांट सी के व्हाट्स हैपनिंग देयर। 2019 से लगाए अगस्त 5, if I'm not wrong with the year, 2020, 2021 and this is 2022. It's been around 2.5 years जब से ये हो रहा है। तो what do you expect? वो क्या करेंगे? वो गन्स ही उठाएंगे ना, वो मारेंगे आगे जाके। देखिए मैं आपके घर में घुसता हूँ, कायनात में आपके घर में घुसता हूँ और मैं आपको कहता हूँ ये मेरा दोस्त है, आज से इधर रहेगा, आप नहीं अपना बंदोबस्त करें। आप क्या करेंगी? आप प्यार से समझाएंगी, गुस्से समझाएंगी, फिर मारेंगी ना मुझे, ये गलत है। दिस विल हैपन। वो टेररिस्ट नहीं है, वो अपने घर का डिफेंडर है। यूनिस, हम पहले भी अपने शो में बात कर चुके हैं कि मोदी साहब गेट वेल सून। मुझे लगता है दिमागी प्रॉब्लम है जो कि उनके दिमाग से, मुझे लगता है कि वो थोड़ा उम्र का भी तकाजा है और उम्र बहुत ज्यादा होगी। इंजेक्शन लगवा के, या वो क्या कहते हैं ना, प्लास्टिक सर्जरी करवा के यंग दिखाना चाह रहे हैं, लोगों को ये दिखाना चाह रहे हैं कि मैं अभी भी स्ट्रांग हूं, मैं लड़ सकता हूं। मगर आई एम रियली सॉरी कि आप जो हैं वो बीमारी की तरफ बहुत ज्यादा जाते जा रहे हैं। तो प्लीज गेट वेल सून। और जैसे कि गेट वेल सून नहीं कहना चाहिए, इनको रेस्ट इन पीस, ओह सॉरी, रेस्ट इन हेल्थ कहना चाहिए। तो इनका हैशटैग RIH होगा, इनका हैशटैग होगा RIH, राइट? एग्जैक्टली। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कश्मीर की जो इन्होंने प्रॉपर्टी के ऊपर कितने सारे प्रोपेगेंडा जो है वो इन्होंने बनाए थे और इसके ऊपर काम किया था। तो प्लीज अल्लाह का वास्ता है हमारी जान छोड़ दें, कश्मीर की जान छोड़ दें, मुसलमानों को छोड़ दें। देखिए वो तो खैर नहीं छोड़ने वाले, जब तक इनको पड़ेगी नहीं ना तब तक इनको ये लोग भी नहीं सुधरेंगे। मैं आपको बताता हूँ, आपने बड़ा अच्छा जिक्र किया जायदाद के हवाले से। इन्होंने जायदाद का, जो आपको पता है कि जायदाद का पहले इन्होंने बिल पास किया, उसके बाद तरमीमी एक्ट जो अभी रिसेंटली पास किया गया है, वो तरमीमी एक्ट पास किया गया। लेकिन इस सारे ओवरऑल सिनेरियो में ये अपनी खुद की जो एक भारत की सर्कुलर इमेज है उसे बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये अगर आप बात करेंगे ना जेनोसाइड वॉच के हवाले से, अगर आप उस वेबसाइट में भी जाएंगे और ओवरऑल इनकी रिपोर्ट्स आप रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने एक जो है वो बाकायदा से तंबी जाहिर की हुई है कि भारत अब स्टॉप हो जाओ प्लीज। दिस इज हाउ जेनोसाइड्स मेड। सना, ये स्टॉप हो ना हो, कश्मीरियों बहुत जल्दी ना इनके आगे फुल स्टॉप लगाने वाले। बिल्कुल इंशाल्लाह।
बिल्कुल ठीक कहा आपने। बहुत संजीदा बात है और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अक्सर हम ये बात ही करते हैं, कर कुछ नहीं सकते, लोग ऐसा कहते हैं। तो यकीन माने हम कर सकते हैं, हमारा हौसला, हमारी दुआएं उनके साथ है और हमेशा हम उनके लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात करूँगी कि अक्सर हम कहते हैं कि नया साल आया, नया साल मुबारक हो आपको। कभी कभी जब हम अपने इस तरह से मजलूम भाइयों को देखते हैं लाचार और बेबसी में, कहते हैं ना कि मतलब बहुत अफसोस के साथ है, नए साल हैं, मुबारकबाद देते हैं। लेकिन अफसोस है जब मैं ये सोचती हूँ कि यमन में मुसलमान मर रहे हैं, सीरिया में मुसलमान मर रहे हैं, लाइक इराक में मुसलमान मर रहे हैं, फ़लस्तीन में मुसलमान मर रहे हैं, कश्मीर में मुसलमान मर रहे हैं, और फिर भी दहशतगर्द हम। तो ये बड़ी सोचने वाली बात है, ये सोचना आप लोगों को। लेकिन खैर, यहाँ पे नए साल की एक नज़्म है जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ, फैज़ अहमद फैज़ साहब की है। वर्ड्स ऐसे हैं कि बहुत ही ज़्यादा गौर व फिक्र करने वाले हैं, तो प्लीज़ मेरे साथ रहिएगा। मुलाइजा फरमाएं। जी जी। ऐ नए साल बता तुझ में नयापन क्या है, ऐ नए साल बता तुझ में नयापन क्या है, हर तरफ खल्क ने क्यों शोर मचा रखा है। रोशनी दिन की वही, तारों भरी रात वही, आज हमको नजर आती है हर एक बात वही। क्या आसमान बदला है अफसोस ना बदली है जमीन, आसमान बदला है अफसोस ना बदली है जमीन, एक हिंसे का बदलना कोई जिद्दत तो नहीं। अगले बरसों की तरह होंगे करीने तेरे, किसे मालूम नहीं 12 महीने तेरे। क्या कह रहे? तू नया है तो दिखा सुबह नहीं शाम नहीं, तू नया है तो दिखा सुबह नहीं शाम नहीं, वरना इन आंखों ने देखे हैं नए साल कहीं। क्या कह रहे हैं? बहुत खूबसूरत कायनात। आई होप कि फैज़ अहमद फैज़ साहब की नज़्म से आपने वाकई फैज़ हासिल किया हो, और यकीन मानें कि कभी कभी ऐसी चीज़ें होती हैं जो पढ़ते ही दिल को वो सुकून मिल जाता है। जो आज मैंने ये नज़्म या ये अशार पढ़े तो डीप थॉट में मैं चली गई। आपको कैसा लगा, पूरा शो कैसा लगा, इनकी न्यूज़ कैसी लगी, यूनस की न्यूज़ कैसी लगी? यूनस की तो वैसे बहुत ही अच्छी थी। उर्शिया की कैसी न्यूज़ लगी? सना की थोड़ी संजीदा थी, हम सबको संजीदा कर रहे, लेकिन हमें गौर भी ठीक ठाक लेकिन आप लोगों को गौर फिक्र करने की जरूरत है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, स्टे पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव एंड कीप डूइंग पॉजिटिविटी वाले काम। तो कहीं मत जाइएगा, क्योंकि गपशप आपके लिए हमेशा बहुत सारी चीजें लेकर आते हैं। मतलब नेक्स्ट एपिसोड में अभी चले जाए, हमें भी दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।